स्टूडेंट्स लास्ट टर्न पे हम लोगों ने इसके अंदर टाइप ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन खत्म कर ली थी। ठीक है, आपकी चारों वेरिएबल सेपरेबल, होमोजीनियस, लीनियर और बर्नौलीज। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम देख रहे थे, इसके अंदर एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी पे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखना भाई, इट इज गिवन दैट रेडियम decomposes at a rate proportional to the amount present। रेडियम डिकम्पोज करता है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। ठीक है, कह रहे हैं इफ P% of the original amount of radium disappears in L years, what percentage of it will remain after 2L years? What percentage of it will remain after 2L years? ठीक है, ये कह रहे हैं कि रेडियम डिकम्पोज करता है रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। तो पहले तो एक अमाउंट आप मानोगे, लेट द अमाउंट प्रेजेंट एट एनी टाइम t इज इक्वल टू एक्स। किसी t नाम के टाइम पे कितना अमाउंट है, x अमाउंट है, वेरिएबल अमाउंट मान लिया मैंने। ठीक है, इट इज गिवन रेडियम डिकम्पोज एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। अच्छा, डिकम्पोजिशन का रेट क्या होगा भाई? कि dx बाई dt जो है ये होगा ना डिकम्पोजिशन का रेट। अच्छा, डिकम्पोजिशन का रेट देना है, सॉरी, ये तो रिमेनिंग का रेट हो जाएगा। ये कह रहे P% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम डिसअपियर्स इन एल ईयर। तो पहले तो ओरिजिनल अमाउंट माना जाएगा कुछ, मतलब t इज इक्वल टू 0 पर x नॉट मान लो। ठीक है, एट t इज इक्वल टू 0। ठीक है, x की वैल्यू कितनी है आपके पास, x नॉट है, कि ये इनिशियल वैल्यू जो थी कि t इज इक्वल टू 0 इतना था। ये कह रहे हैं P% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट ऑफ रेडियम डिसअपियर्स इन एल ईयर्स। के एल ईयर्स में क्या होता है कि P% जो है आपका चला जाता है। ठीक है, P% ऑफ द ओरिजिनल अमाउंट। तो कैसे बोलोगे कि इन एल ईयर्स? एल ईयर्स, ठीक, कितना डिकम्पोज हो रहा है? P% ऑफ x नॉट, इतना ही तो डिकम्पोज हो रहा है। P% इतना तो चला जाता है, कितना बचेगा उस पर आएंगे अभी। P% ऑफ x नॉट मतलब P/100 इंटू एक्स नॉट। ये क्या है? रेडियम डिकम्पोज इन एल ईयर्स। डिकम्पोज इन एल ईयर्स, इतना चला जाता है। ठीक है, अच्छा एल ईयर। अच्छा, अगर एल ईयर में इतना चला गया तो बचा कितना? देखो टोटल कितना था आपके पास, एक्स नॉट था शुरुआत में, उसमें से इतना चला गया है, इतना चला गया, कितना बचा है? प्रेजेंट आफ्टर रेडियम, प्रेजेंट आफ्टर 99 पी नॉट। पी नॉट क्या है? एक सेकंड, रेडियम, रेडियम प्रेजेंट, आराम से देखते हैं, आफ्टर एल ईयर्स। एल ईयर्स कितना होगा? कि ओरिजिनली कितना था आपके पास, एक्स नॉट था, उसमें से कितना घटा दी, जितना चला गया आपके पास, पी एक्स नॉट डिवाइड बाई 100। ऐसे तो करेंगे। ठीक है, तो यहां से अगर आपने एक्स नॉट कॉमन निकाल लिया तो 100 माइनस में पी अपॉन 100, इतना बचा हुआ। ये अमाउंट प्रेजेंट है एल ईयर्स के बाद। ठीक है, इतना अमाउंट प्रेजेंट है एल ईयर्स के बाद। ठीक है, तो एल ईयर्स के टाइम पे इतना अमाउंट प्रेजेंट है। तो ये तो किस काम के लिए आएगा आपके पास? ये तो आएगा कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन निकालने के लिए कि एल के बाद कितना प्रेजेंट है। उसके बाद आपको क्या बताना है? आपको बताना है इसके अंदर कि इफ
व्हाट परसेंटेज ऑफ इट विल रिमेन आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है, 12 ईयर्स। डिकम्पोजिशन का क्या है, ठीक है, कि dx बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज, किसके अंदर रेट ऑफ चेंज है, ये x क्या चीज थी, अमाउंट जो था, उसके अंदर रेट ऑफ चेंज है, किस पे डिपेंड करता है, इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट। देखो अगर किसी इंस्टेंट पे आपने अमाउंट माना है x, ठीक है, तो उस इंस्टेंट पे जो रेट ऑफ चेंज होगा वो उस अमाउंट का चेंज होगा। अमाउंट का चेंज कैसे लिखा जाएगा, dx बाई डी टी, वो उस प्रेजेंट अमाउंट के प्रोपोर्शनल होगा। मतलब किसके प्रोपोर्शनल होगा, x के, प्रेजेंट अमाउंट के, अमाउंट प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है। किसी मोमेंट पे अमाउंट कितना प्रेजेंट है आपका, x प्रेजेंट है। ये dx बाई डी टी कितना है, ये चेंज इन x है, चेंज इन द अमाउंट, किसी मोमेंट, किसी इंस्टेंट पे, उस इंस्टेंट पे चेंज इन द अमाउंट इज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट प्रेजेंट, x के प्रोपोर्शनल होगा। जैसे ही आपको ये पता चल गया, आपने यहां से एक चीज लिख ली कि dx बाई डी टी, ठीक है, इज इक्वल टू के एक्स, और ये लिखते ही फॉरन dx बाई एक्स इज इक्वल टू के डी टी, ठीक है, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया। आपके पास यहां पर क्या आया, log x निकल कर इज इक्वल टू के टी प्लस में सी। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं, ये फॉर्मूला बना लाया मैं। ये किसका फॉर्मूला है, डिकम्पोजिशन का फॉर्मूला है। इस हिसाब से चेंज हो रहा है, इस हिसाब से चेंज है, ये चेंज का फॉर्मूला है कि एक्स जो है इसके बराबर हो गया। हाँ भाई, अब आपको क्या क्या चीज निकालनी है, आपको एक के निकाल के लाना है और एक सी निकाल के लाना है, दो चीजें पड़ी हुई हैं। ये के और सी निकालने के लिए मुझे एक बात दे रखी है कि टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास, एक्स नॉट हो रही है, ये हमने मान के चले। टी इज इक्वल टू 0 पर एक्स इज इक्वल टू एक्स नॉट, तो यहां पर मैंने लिख दिया लॉग के अंदर एक्स नॉट इज इक्वल टू सी। ये सी आ गया आपके पास, ये सी आ गया, देख लो। जैसे आपने इसको सी लिखा, आपके पास पता चल गया ये इक्वेशन बनकर आ चुकी है, log x इज इक्वल टू के टी प्लस में log x नॉट, ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर लिया, log के अंदर x बाई एक्स नॉट आपके पास, ठीक है, इज इक्वल टू के टी आ गया, ठीक है। अच्छा, x क्या चीज है, अमाउंट प्रेजेंट है आपका, अमाउंट प्रेजेंट। अब मुझे एक बात बताओ कि जो अमाउंट प्रेजेंट था l ईयर्स के बाद वो इतना था, इसका मतलब जब t की वैल्यू में l पुट करूंगा उस टाइम पे अमाउंट प्रेजेंट x की जगह पर पुट करूंगा कि नहीं पुट करूंगा, ठीक है, अमाउंट प्रेजेंट। दूसरा k निकालने के लिए, ठीक है, एट t इज इक्वल टू एल, आपके x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, x की वैल्यू, x की वैल्यू आ गई एक्स नॉट 100 माइनस पी अपॉन 100, 100 माइनस पी अपॉन 100 आपने पुट कर दिया यहाँ पर लॉग के अंदर, यहाँ पर लगा हुआ है लॉग के अंदर x बाई एक्स नॉट की वैल्यू, सीधे x बाई एक्स नॉट की वैल्यू लिख रहा हूँ, x बाई एक्स नॉट की 100 माइनस पी बाई 100, पी बाई 100 किस टाइम पे, के एल के टाइम पे। तो यहाँ से आपकी जो k की वैल्यू निकल कर आई, वो निकल कर आई 1 बाई एल लॉग के अंदर 100 माइनस पी बाई 100। देख लो इसको, k की वैल्यू निकले, पूरी इक्वेशन निकाल रहा हूँ, पहले तो इक्वेशन निकालनी पड़ती है फिर निकालोगे 12 कब होगा, 12 के बाद क्या होगा। हाँ भाई, कितनी हो गई इक्वेशन, आप लॉग के अंदर x बाई एक्स नॉट लिखा था, ठीक है। अच्छा, और क्या लिखा था आपके पास, के टी के बराबर था, वो के टी के बराबर था, के की वैल्यू कितनी आई आपके पास 1 बाई एल, और लॉग के अंदर आपके पास 100 माइनस पी बाई 100, ठीक है, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है टी। ये इक्वेशन बनकर आई है, जहां पे x क्या चीज है, अमाउंट प्रेजेंट, x नॉट क्या चीज है, इनिशियल अमाउंट, p तो आपको पता है वो p परसेंटेज से घट रहा है, और l क्या चीज है, आपका नंबर ऑफ। हाँ, अब क्या चाहिए था, क्या पूछा इन्होंने, विल रिमेन आफ्टर 12 ईयर्स, ठीक है, तो t की वैल्यू 12 पुट करनी है, उस टाइम पे x निकालना है, t इज इक्वल टू 12, तो लॉग के अंदर x बाई एक्स नॉट इज इक्वल टू 1 बाई एल, लॉग के अंदर आपके पास 100 माइनस पी अपॉन 100, और t की जगह पर कितना आ गया 12 आ गया, l से l काट दिया आपने, l से l काट दिया, यहाँ पर x अपॉन एक्स नॉट की जो वैल्यू आई वो निकल कर आ गया आपका 100 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई 12 टाइम्स, वो बराबर आ गई एक्स नॉट 100 माइनस पी। ये ऐसी वैल्यू नहीं आनी चाहिए थी, क्योंकि एक्स नॉट लगा हुआ है इसके अंदर, एक्स नॉट तो हमने माना है ना, हटना चाहिए कहीं, यही आएगी वैल्यू। आंसर क्या है इसका, व्हाट, अच्छा परसेंटेज में निकालना है सर, परसेंटेज में, ये तो अमाउंट प्रेजेंट आया टोटल, परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कैसे निकालेंगे, ये तो अमाउंट प्रेजेंट है, ठीक है, कि कितना परसेंट बचा है, तो टोटल कितना था
कहां पर? अच्छा ये स्क्वायर होगा, ठीक है। अब अमाउंट, ये तो हो गया अमाउंट प्रेजेंट किसी भी मोमेंट पे, आपका घटते घटते अमाउंट इतना बचा है, कितना परसेंटेज है वो टोटल का? टोटल का परसेंटेज कैसे निकालोगे? एक्स नॉट यहां पर क्या आया, 100 माइनस पी अपॉन 100 का होल स्क्वायर डिवाइड बाई क्या कर दूं, एक्स नॉट, परसेंटेज रिमेनिंग जो होगा, और इनटू क्या कर दिया जहां पर 100, ऐसी तो होगा इतनी परसेंट, परसेंटेज रिमेनिंग कितना होगा, परसेंटेज रिमेनिंग तो 100 माइनस पी का स्क्वायर अपॉन 100, इतनी परसेंट। इतनी परसेंट, आराम से देख लेना फिर से, एक एक चीज लगाते चले हैं कि किसी इंस्टेंट पे आपने क्या मान लिया, टी इज इक्वल टू, और आपको बीच में जो भी वैल्यू दे रखी है कि p परसेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ रेडियम डिसअपियर्स इन एल ईयर्स, तो ये तो दे रखा होता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन के लिए। ये इनिशियल आपने मान लिया है कि t इज इक्वल टू 0 पे, ठीक है। एल ईयर्स में इतना डिकम्पोजिशन होगा, डिकम्पोज रेडियम डिकम्पोज, इतना तो डिकम्पोज हो गया, मतलब इतना तो वही उड़ गया, तो बचा कितना, बचा कितना कि टोटल में से घटा लिया फिर हमने, इतना बच गया, तो ये अमाउंट प्रेजेंट है आफ्टर एल ईयर्स, ठीक। और यहां पर बात हुई थी कि कोई भी अमाउंट प्रेजेंट जो होता है, जो रेट ऑफ चेंज होता है अमाउंट में, वो किसके बराबर होता है, अमाउंट प्रेजेंट के, करके इक्वेशन निकाल ली। फिर आपने यहां से t इज इक्वल टू 0 पर x इज इक्वल टू एक्स नॉट, c की वैल्यू निकाल ली, उससे फिर वहां पे फिर किसकी वैल्यू निकालनी थी, k की वैल्यू निकालनी थी। k की वैल्यू के लिए आपने इसका यूज किया कि जब t इज इक्वल टू l हो जाता है तो इतना अमाउंट बचा हुआ होता है, और x आपका क्या था, अमाउंट प्रेजेंट, अमाउंट प्रेजेंट किसी भी टाइम t पर। ये निकल गया, इन दोनों को पुट कर लिया आपने, उससे आपके पास क्या निकल आया, x इज इक्वल टू एक्स नॉट, इतना अमाउंट आपके पास बचा हुआ है, इतना अमाउंट जो बचा हुआ है, तो कितना परसेंटेज बचा हुआ है, तो उसे इनिशियल अमाउंट से डिवाइड करके इनटू 100, कोई परेशानी नहीं होगी इसके अंदर। तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, ये करवाने कोई मतलब नहीं, ये तो तुम कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन को क्यों जबरदस्ती लगाया जाए। पॉपुलेशन का एक और क्वेश्चन देखो, द पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस, किसमें, क्यों लिमिट लगेगी, of a village increases continuously at the rate proportional to the number of inhabitants at any time, ठीक है। द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली, बढ़ती जा रही है एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू, यही ऐसे ही क्वेश्चन कल भी देखा था, इफ द पॉपुलेशन ऑफ विलेज was 20,000, village was 20,000 in 1999 and 25,000 in 2004, what will be the population of village in 2009, what will be the population of village in 2009 में कितनी पॉपुलेशन होगी, ये इतनी सी बात कह रहे हैं। पॉपुलेशन ऑफ अ विलेज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स, रेट किसके प्रोपोर्शनल है, नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स के। तो आपने मान लिया कि इनिशियल मान लो कि 1999 को, 1999 पे t इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, ठीक है। 1999 जो है यहां से काउंट करना शुरू किया, इसको मैंने t इज इक्वल टू 0 लिया, उस टाइम पे जो p पॉपुलेशन थी आपके पास वो कितनी थी, p नॉट बोलेंगे उसको, 20,000, ठीक है। और 2004 इसको मैं t इज इक्वल टू 5 बोल रहा हूँ, 5 साल हुए,
5 साल हुए, उस पे जो पॉपुलेशन थी आपके पास पी, वो कितनी थी आपके पास? 25,000। 25,000 में 5/4, 25,000 में 5/4 की पावर 5 होगी, 5 बस सिर्फ 5/4। 20,000 मल्टीप्लाई हो रहा है 5/4 की पावर का कुछ नंबर, देखो एक बार। ये खैर, द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज कंटिन्यूअसली एट अ रेट प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ इनहेबिटेंट्स एट एनी टाइम। तो आपने क्या मान लिया कि किसी भी टाइम टी पर, एट टाइम टी जो आपका वेरिएबल कोई सा भी टाइम होगा, पॉपुलेशन की वैल्यू पी मान लो, पॉपुलेशन इज इक्वल टू पी। जैसे आपको ये पता चला, आपको पता है किसी भी टाइम पे पॉपुलेशन के अंदर रेट ऑफ चेंज जो होगा डीपी बाई डी टी, वो नंबर प्रेजेंट के प्रोपोर्शनल है, डीपी बाई डी टी इज प्रोपोर्शनल टू पी, प्रोपोर्शनल टू पी। जैसे आपको पता चला, आपने यहां पे लिख दिया डीपी बाई डी टी, अभी देखते हैं, डीपी बाई डी टी इज इक्वल टू, यहां पर आ गया के पी, ठीक है, आपने यहां से लिख दिया डीपी बाई पी इज इक्वल टू के डी टी, इंटीग्रेट करा दिया दोनों तरफ। यहां पर कितना निकल कर आएगा आपके पास? एल एन पी इज इक्वल टू के टी प्लस में सी, ये तो निकल कर आएगा, ठीक है। ये तो पॉपुलेशन का फॉर्मूला निकाल लिया आपने। जैसे आपने ये निकाला, आपको पता है टी इज इक्वल टू 0 पर, मतलब 1999 पे, तो पी की वैल्यू थी वो कितनी थी? 20,000 थी, 20,000। तो टी इज इक्वल टू 0 पर जब आपने कर लिया, तो सी की वैल्यू जो आई आपके पास, वो निकल कर आई आपके पास एल एन 20,000। जैसे आपको ये पता चल गया, आपने कहा मेरे पास एल एन के अंदर पी अपॉन 20,000 लिखा हुआ है इज इक्वल टू के टी। फिर एक बात दे रखी है आपको कि टी इज इक्वल टू 5 पे, टी इज इक्वल टू 5 पे आपकी पी की वैल्यू कितनी आ रही है? 25,000। यहां से क्या निकल कर आ जाएगा? के निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो एल एन के अंदर आपके यहां पर लिखा हुआ 25,000 अपॉन 20,000। क्या डेफिनेट कर दिया? किसके अंदर? कर दो, अच्छी बात है, देखते हैं क्या होता है। ये यहाँ पे कितना आ गया? 5 आ गया, ठीक है। आपके पास कितना निकल कर आया यहाँ से? ये तो कट गए, 25/20 निकल कर आया, मतलब कि 5/4 एल एन के अंदर 5/4 आया है, ठीक है। एल एन के अंदर 5/4, बाहर 2 आ गया, यहाँ बाहर आ जाएगा 2/5, 2/5 एल एन के अंदर 5/4 इज इक्वल टू के। ये के की वैल्यू आई है मेरे पास, ठीक है। पहले फॉर्मूला बना लूंगा, ठीक है। एल एन के अंदर पी अपॉन 20,000, अच्छा कटेंगे, सॉरी बाहर क्यों निकाल दिया मैंने? 1/5 पावर बाहर स्क्वायर करके बाहर निकाल दिया और काट भी दिया साथ में, नहीं अच्छा नहीं किया था। 5/4, ठीक है। ये निकल कर आया के टी, के टी की वैल्यू कितनी होगी? के आया आपके पास 1/5, और यहाँ पर आपके पास एल एन के अंदर 5/4 इंटू टी, ठीक है। और जब जब अब क्या निकालना है आपको कि टी इज इक्वल टू 10 पर, टी इज इक्वल टू 10 पर पी की वैल्यू निकालनी है। टी इज इक्वल टू 10 पे एल एन के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है पी अपॉन 20,000, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर लिखा हुआ है आपके पास 10/5 एल एन के अंदर 5/4। ये कितना आया? 2 निकल कर आ गया यहाँ पर, ठीक है। तो लॉग हटा दूंगा दोनों तरफ से, वहां 5/4 का स्क्वायर बैठा हुआ है, तो पी अपॉन 20,000 इज इक्वल टू 5/4 का स्क्वायर, ठीक है। यहां से जो पी की वैल्यू निकल कर आएगी वो 5/4 का स्क्वायर इंटू 20,000। ये नहीं आया था तुम्हारा, ये कहाँ आया था? 25,000 इंटू 5/4 आया था, सेम आंसर तो नहीं आएंगे। इसको इसको नहीं, ठीक है, अगर इसको मैं, तुम क्या कह रहे हो कि इसको कर दे फिर इंटीग्रेट कर दूं? यहाँ पे पी की जगह तुमने यहाँ करवा लिया 25,000, इनिशियल वैल्यू ले ली वहां पर, दो वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए मुझे। टी, अगर मैं इसका मतलब अगर मैं टी इज इक्वल टू 0 पुट करके ये लूंगा, तो क्या टी इज इक्वल टू -5 पुट करके लूंगा 1999 की वैल्यू? मेरे पास दो है आर्बिट्री कांस्टेंट। अरे तो पढ़ लेना आराम से, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। वही किया है,
लीनियर थोड़ी है। हाँ फंक्शन लॉग का है तो उसमें क्या मतलब जितना डिफरेंस यहाँ आया उतना डिफरेंस वहां जाएगा। पढ़ लेना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है पहले, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है, मैं भी नहीं समझ पा रहा क्या बोल रहे हो, ठीक है। आओ देखना भाई, ए एंड बी, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन, जल्दी लिखेंगे। ए एंड बी आर टू सेपरेट रिजर्वायर्स। बाद में रिजर्वायर्स ऑफ वाटर, कैपेसिटी ऑफ reservoir A is double the capacity, of reservoir B। ठीक है, एक की कैपेसिटी दूसरे की डबल है, बोथ द रिजर्वायर्स आर फिल्ड। आर फिल्ड completely with water। completely with water, their inlets are closed। inlets are closed and then the water is released simultaneously। simultaneous water is released simultaneously from both the reservoirs। the rate of flow of water, the rate of flow of water out of each reservoir, at any instant of time, is proportional to the quantity of water in the reservoir, quantity of water in the reservoir at the time। बेकार की बात करिए पूरे में, पानी भर दिया, टैप खोल दिया, ठीक है, रेट ऑफ वाटर जो है वो प्रेजेंट, रेट ऑफ फ्लो जो है, मतलब जो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वाटर है वो कितना है, जितना पानी प्रेजेंट होगा उस पर डिपेंड करता है। अभी तक सिर्फ इतनी बात करिए, कहानी सुना रहे हैं। 1 hour आफ्टर द वाटर इज, इसीलिए इसके जो बड़े वाले क्वेश्चन है, इसके अंदर जो सिंगेज में आप क्वेश्चन देखोगे ना, इससे बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन पूरा पूरा पैराग्राफ दे रखा होता है, तो वो हमारे लिए करना मुश्किल पड़ जाएगा, आता है नहीं इससे क्वेश्चन। इज रिलीज्ड, आप लोग प्रैक्टिस करना। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, वन आफ्टर द क्वांटिटी ऑफ वाटर in reservoir A is 1.5 times 1 whole 1/2 times the quantity of water in reservoir B। ध्यान से देखते हैं ना, बहुत जब बड़ा होता है क्वेश्चन तो तकलीफ होने लगती थोड़ी सी। आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डू both the reservoirs have same quantity of water। ऐसा क्वेश्चन तो उसमें देखा हुआ लग रहा होगा टाइम एंड वर्क में, मैथ्स में जो चैप्टर होता था, सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। दो रिजर्वायर हैं, एक की कैपेसिटी दूसरे के डबल है, किसी भी इंस्टेंट पे दोनों की अलग अलग मानो,
ठीक है भाई, ऐसे बात इन्होंने बोल दी कि ये आपके पास रिजर्वायर ए है, ए एंड बी आर टू सेपरेट रिजर्वायर, कैपेसिटी ऑफ रिजर्वायर ए इज डबल, द ए की कैपेसिटी डबल है भाई, ये बी है। ठीक है, ऐसे करके बोल दिया इन्होंने। बोथ द रिजर्वायर्स आर फिल्ड कंप्लीटली विद वाटर, पूरा पानी से भरा हुआ यहां तक। ठीक है, देयर इनलेट्स आर क्लोज्ड, जो पानी आ रहा था वो बंद कर दिया गया, एंड वाटर इज रिलीज साइमल्टेनियसली, दोनों से पानी निकाल दिया गया भाई, पानी यहां से भी बह रहा है, पानी यहां से भी बह रहा है। ठीक है, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ ईच रिजर्वायर एट एनी इंस्टेंट, ये क्या बोल रहे हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ। देखो ऐसे जो क्वेश्चन होता है ना, कई बार पढ़ना होता है उनको, आउट ऑफ ईच रिजर्वायर एट एनी इंस्टेंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर क्या होगा, मैंने मान लिया कि यहां पर इज प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वायर एट एनी टाइम। ठीक है, लेट एट एन इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट टी, ठीक है, वाटर इन ए को मैंने बोल दिया x, और वाटर इन b को मैंने बोल दिया y, कि भाई x अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है a के अंदर किसी भी टाइम t पर, और y अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट है b के अंदर। ठीक है, इन्होंने क्या बोला कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, वाटर का इसके अंदर बताओ रेट ऑफ फ्लो कितना होगा भाई, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू टाइम, dx बाई dt होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल है, क्वांटिटी ऑफ वाटर एट दिस टाइम। क्या है क्वांटिटी ऑफ वाटर, x के प्रोपोर्शनल है। सिंपल सी बात लिखी हुई है कि आपके पास dx बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू x, और आपका dy बाई dt इज प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, 1 आवर आफ्टर द वाटर इज रिलीज, 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है भाई, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वायर इज 1 होल 1 बाई 1.5। अच्छा, 1 घंटे बाद क्या हो रहा है, 1 घंटे बाद होने के लिए पहले तो निकालना पड़ेगा इसको, इसके मतलब कैसे करूं, dx बाई डी टी इज इक्वल टू k1x लिख लिया मैंने इसको, और dy बाई डी टी इज इक्वल टू k2y लिख लिया मैंने इसको। ठीक है, आपने यहां पर लिखा तो dx बाई x यहां पर आ गया, इज इक्वल टू k1 dt यहां आ गया, आपने दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दिया, आपके पास लिखा हुआ है ln x इज इक्वल टू k1t प्लस में c। ठीक है, c1 लिख लेते हैं, और यहां पर आपके पास ln y इज इक्वल टू सेम बना हुआ है k2t प्लस में c2, ये बना हुआ है आपके पास, देखो आराम से। क्या है, ln2 अपॉन ln4/3 है। तो उल्टा कर दोगे उसको, ठीक है, तो ये कोई बात थोड़ी हुई। देखो ये लिखा हुआ है। अच्छा, उसके बाद क्या बात दे दी इन्होंने, उसके बाद उन्होंने बोल दिया है कि इन ईच इंस्टेंट 1 आवर आफ्टर द वाटर इज रिलीज, मतलब कि t इज इक्वल टू 1 पर। ठीक है, क्वांटिटी इनिशियल क्वांटिटी मान लेंगे कुछ, इसकी क्वांटिटी इनिशियल कितनी होगी आपके पास y0, और इसकी क्वांटिटी कितनी होगी आपके पास x0, जो बराबर किसके होगा 2y0 के बाद डबल है ना उसके। इसमें इनिशियली वाटर कितना भरा हुआ है y0, और इसके अंदर कितना भरा हुआ होगा वाटर आपके पास x0, और x0 बराबर किसके होगा 2y0 के डबल है। आओ ये निकालते हैं, t इज इक्वल टू 0 पर क्या हुआ, यहां पर आपको पता है कि t इज इक्वल टू 0 पर x की वैल्यू हो जाएगी x0, मतलब किसके बराबर हो जाएगी 2y0 के। ठीक है, और यहां पर t इज इक्वल टू 0 पर आपके पास y की वैल्यू हो जाएगी y0। ठीक है, यहां से आप क्या लिखोगे, ln y0 इज इक्वल टू c2, और यहां से आप क्या लिखोगे, ln के अंदर x0 इज इक्वल टू c1, मतलब c1 इज इक्वल टू ln के अंदर 2y0, मतलब c1 की वैल्यू अगर मैं लिख दूं तो ln2 प्लस में ln y0, ऐसे तो लिखा जाएगा। c1 की वैल्यू वो c2 था, इसको मैंने c बोल दिया, चलो कुछ ठीक है, आज मैं इसको c बोल रहा हूं। आपको पता है ln y0 की वैल्यू अगर c हो गई तो यहां से c1 की वैल्यू आपके पास ln2 प्लस में c आ रहा है, करने की जरूरत है, इतने ऐसे लिखा रहने, देखते कुछ काम बने। ठीक है, c1 इज इक्वल टू ln2y0 या फिर ln x0, जैसे भी चाहो, इसको पुट कर दिया मैंने, आपके पास लिखा हुआ है ln x अपॉन x0। ठीक है, बराबर किसके आ रहा है k1t के,
और यहां पर आपके पास ln y अपॉन वाई नॉट बराबर किसके आ रहा है आपके पास K2T के। इतनी बात में परेशानी नहीं होनी चाहिए पहले तो, ठीक है। यहां से अगर मैं x की वैल्यू निकालना भी चाहूं तो x की वैल्यू मेरे पास निकल कर आएगी x नॉट e की पावर में K1T, और y की वैल्यू निकल कर आएगी मेरे पास y नॉट e की पावर में K2T। इस बात में तो कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। कितनी देर के बाद की बात कर रहे हैं ये, एट t इज इक्वल टू 1 एंड देखो t इज इक्वल टू 1 पर के 1 घंटे के बाद क्या हो रहा है। 1 घंटे के बाद ये कह रहे हैं कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वायर ए, रिजर्वायर ए की क्वांटिटी कितनी होती है x, ठीक है, वो बराबर किसके 3/2 टाइम्स ऑफ द क्वांटिटी इन वाटर, क्वांटिटी ऑफ वाटर इन रिजर्वायर बी। 3/2 टाइम्स आई के, यही लिखा हुआ है देखो कि 1 घंटे के बाद जो ए के अंदर पानी बचा हुआ है वो 1.5 गुना है किसका, जो बी के अंदर पानी बचा हुआ है। ए के अंदर किसी भी मोमेंट पे वाटर प्रेजेंट को x बोलते हैं, इसको y बोलते हैं। इतनी बात में तो कोई परेशानी नहीं आ रही, ठीक है। एट t इज इक्वल टू 1, एट t इज इक्वल टू 1, देखना भाई t इज इक्वल टू 1 पे ये बन जाएगा आपके पास 3/2 y इज इक्वल टू x नॉट e की पावर में K1, ये बन जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू y नॉट e की पावर में K2। कोई परेशानी तो दोनों को डिवाइड कर दिया मैंने, दोनों को जब आपने डिवाइड कर दिया तो यहां पर 3/2 निकल कर आया इज इक्वल टू, जब डिवाइड करेंगे तो ये ऊपर x नॉट लिखा हुआ है, नीचे y नॉट लिखा हुआ है, यहाँ e की पावर में K1 माइनस में K2 आएगा। देख लो आराम से, मैंने ये जो पहली इक्वेशन थी इसको दूसरी से डिवाइड कर दिया, y से y कट गया आपके पास, ठीक है। x नॉट अपॉन y नॉट लिखा हुआ है, इसमें भी आपको रिलेशन पता है कि x नॉट की वैल्यू किसके बराबर है 2 टाइम्स y नॉट की, 3/2 लिखा हुआ है इज इक्वल टू 2 टाइम्स y नॉट अपॉन y नॉट, और e की पावर में K1 माइनस K2। y नॉट से y नॉट कट गया आपके पास, e की पावर में आपके पास K1 माइनस K2 की जो वैल्यू आई वो निकल कर आई 3/4। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं, या K1 माइनस K2 की वैल्यू ln में 3/4, जो जिसकी भी जरूरत पड़ेगी। अभी फिर से देख लो कि इनिशियल वैल्यू आपने मान ली कि भाई इनिशियल वैल्यू में रिलेशन दे रखा है ट्वाइस का, ठीक है। वो इनिशियल वैल्यू में t इज इक्वल टू 0 पर पुट कर ली, और फिर आपको कहां पर दे रखा है t इज इक्वल टू 1 पे, दोनों में रिलेशन दे रखा है, दोनों में रिलेशन निकाल दिया है। उसके बाद पूछा क्या है इन्होंने कि आफ्टर हाउ मेनी आवर्स डू द रिजर्वायर्स हैव द सेम क्वांटिटी ऑफ वाटर। बहुत बढ़िया है। लेट x इज इक्वल टू वाई एट t इज इक्वल टू कैपिटल T। मैंने ऐसा मान लिया कि x और y बराबर हो रहे हैं कहां पर, t इज इक्वल टू कैपिटल T पर, किसी पर, ठीक है। तो आपको पता है x की वैल्यू एट t इज इक्वल टू T पर, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास x नॉट e की पावर में K1T, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपके पास y नॉट e की पावर में K2T। यही तो हो जाएंगी वैल्यूज, देख लो आराम से, ये वैल्यूज हो जाएंगी। जैसे आपको पता चला ये वैल्यू हो रही है तो आपने क्या किया, इनको डिवाइड लगा दिया, डिवाइड लगा दिया तो ये निकल कर आया यहाँ पर x बाई वाई इज इक्वल टू एक्स नॉट बाई वाई नॉट इंटू ई की पावर में K1 माइनस K2 के साथ लग कर आएगा t। x बाई वाई आपको पता है ये तो बराबर होनी है टाइम t इज इक्वल टू t पर, ये काट दिया मैंने। इसके अंदर क्या रिलेशन है कि ये ट्वाइस है वाई नॉट का, वाई नॉट और वाई नॉट कटेंगे 2 बचेगा, 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ई की पावर में K1 माइनस K2 की पावर में लगा हुआ है t। आपको पता है e की पावर में K1 माइनस K2 कितना है 3/4, तो ये तो निकल कर आया 1/2 इज इक्वल टू 3/4 की पावर में t। कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। अब मुझे t निकालना है, t निकालना है तो लॉग ले लो, यहां पर अगर माइनस में ln2 लग कर आया इज इक्वल टू t इंटू ln के अंदर 3/4 लग कर आया। कोई परेशानी तो नहीं, ठीक है। ये ln2 अपॉन ln के अंदर 4/3 हो गया। ये माइनस वाला साइन वो नीचे आएगा, माइनस उसके साथ मल्टीप्लाई होगा, पावर पलट देगा। क्या गड़बड़ कर दी, निकाल दो, ठीक दिया। तुमने 10th का मेथड लगा लिया क्या? अच्छा, डिफरेंशियल इक्वेशन ही सही है। डिफरेंशिएशन कहाँ किया है? इक्वेशन बनानी होती है, मेनली इक्वेशन बनानी होती है आपको, कि आपको कंडीशन देखनी है कि भाई रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर, बस यही काम की चीज होती है इसके अंदर, जो आपको इक्वेशन लिखवा दे। उसके बाद तो कुछ नहीं किया। देखो रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते ही आपने कहा अच्छा ये प्रोपोर्शनल था, ये दोनों एक x वाली इक्वेशन आ गई और एक y वाली। आपको पता है इनिशियल वैल्यू दे रखी है, आपने t इज इक्वल टू 0 पुट करके c निकाल लिया, ठीक है, और t इज इक्वल टू 1 पुट करके आपने ये रिलेशन निकाल लिया। आपकी सब वैल्यू आ चुकी है, वो k वाला टर्म आ गया था e की पावर में K1 माइनस K2 वाला, ठीक है। उसको रख के फिर आपने कहा कि ये बराबर हो रहे हैं, इसका मतलब कि x जो a के अंदर क्वांटिटी थी और जो b के अंदर क्वांटिटी थी, अमाउंट ऑफ वाटर था, बराबर होने, इनको बराबर रख दिया, सॉल्व कर लिया। इतने टाइम पर जाकर
सिंपल क्वेश्चन, इतनी कोई परेशानी नहीं होती। कहाँ अटके हुए हो अभी भी? हो गया? अच्छा, बहुत पहले हो गया क्या? बेसिक बेसिक क्वेश्चन। देखना भाई आगे, एप्लीकेशन खत्म करके मैं एक बात शुरू करता हूँ इसके अंदर, ठीक है? सिंपल सी चीज है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है? समझना, अगर एक कर्व बना हुआ है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी से पहले मैं बात करूंगा आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी की। आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी की, आइसो और ऑर्थो में फर्क ये एंगल बताता है कुछ, वो 90 डिग्री का एंगल बताता है। ऑर्थोगोनल 90 डिग्री पे आ जाएगा। अगर मेरे पास एक कर्व जा रहा है, ठीक है, इससे कोई अल्फा एंगल बनाता हुआ, अगर मेरे पास अल्फा एंगल कैसे देखूंगा? टेंजेंट के एंगल से। कोई अल्फा एंगल बनाता हुआ कोई दूसरा कर्व जा रहा है, ठीक है, तो अल्फा, इस वाले कर्व पे, ये जो गिवन कर्व है मान लो, इससे अल्फा एंगल बनाता हुआ दूसरा कर्व जा रहा है, तो ये अल्फा एंगल पे एक दूसरे की आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी होती है। आइसोगोनल मतलब किसी भी एंगल पे आपकी ट्रेजेक्टरी होती है। ये तो एक बात समझना कि एक एक कर्व की बात हुई है, ये ट्रेजेक्टरी पे इतनी मेहनत क्यों गई? ये तो दो कर्व के बीच का एंगल है। बात ये, जब आप डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हो तो आपके पास एक कर्व नहीं आता, आपके पास फैमिली ऑफ कर्व आते हैं। फैमिली ऑफ कर्व में मान लो ऐसे करके, फैमिली आगे निकल के कुछ, ठीक है, ऐसे करके एक दूसरी फैमिली जा रही है, फैमिली ऑफ कर्व, ठीक है, कि जो पहली फैमिली ऑफ कर्व थी आपके पास, एफ के अंदर एक्स वाई करके कुछ था, इज इक्वल टू 0, और ये आपके पास कुछ था जी के अंदर एक्स वाई इज इक्वल टू 0। ये दो फैमिली ऑफ कर्व थी। ये दो फैमिली ऑफ कर्व ऐसी हैं कि कोरस्पॉन्डिंगली कितना एंगल बना रहे हैं एक दूसरे के बीच में? अल्फा अल्फा ही बना रहे हैं। कितना एंगल बना रहे हैं? अल्फा अल्फा। तो ये वाला जो कर्व था, ये वाला जो आपका मान लो गिवन कर्व था, उसकी आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी एट द एंगल अल्फा कौन सी वाली हो गई? ये वाली हो गई। अगर यही वाला कर्व आपका 90 डिग्री का एंगल बना के जा रहा होता तो ये क्या कहलाता है? इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाता। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी नाम है, आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, ठीक है? क्या कहते हैं आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी में? अ कर्व, ठीक है, फैमिली ऑफ कर्व्स मेकिंग अ फिक्स्ड एंगल अल्फा विथ अ गिवन कर्व या फैमिली ऑफ कर्व्स, ठीक है, इज कॉल्ड एज आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी। अच्छा, अगर ये पहला वाला कर्व दूसरे वाले कर्व के साथ अल्फा बना रहा है, तो दूसरा वाला कर्व भी पहले वाले कर्व के साथ अल्फा बना रहा है, दोनों एक दूसरे की क्या कहलाएंगे? आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी कहलाएंगे। अगर अकेला कर्व है, अगर कर्व है तो कर्व के साथ बनाएगा अकेला कर्व है, अगर फैमिली ऑफ कर्व है तो फैमिली ऑफ कर्व के साथ बनाएगी ट्रेजेक्टरी। इतनी बात है, पहले तो बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, ऐसे होता है। The given curve is called isogonal trajectory. आइसोगोनल ट्रेजेक्टरी का मुझे काम नहीं, मुझे काम है ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का, 90 डिग्री पे। लिख लिया ये? समझना बात को। आप मुझे बात बताओ कि अगर आपके पास ये कर्व बना हुआ है, ठीक है, इस कर्व के साथ अल्फा एंगल पे मुझे कोई दूसरा कर्व बनाना है, ये मेरे पास y इज इक्वल टू एफ एक्स है, और मान लिया ये y इज इक्वल टू जी एक्स है, होंगे तो दोनों y ही, ठीक है? इस पे बनने वाली टेंजेंट की जो स्लोप होगी आपके पास, टेंजेंट की जो स्लोप होगी वो कैसे कहलाएगी आपके पास? dy बाई डी एक्स कहलाएगी, या मान लो एफ डैश एक्स कहलाएगी। टेंजेंट की स्लोप क्या कहलाएगी यहाँ पर? एफ डैश एक्स कहलाएगी। अच्छा, दोनों टेंजेंट के बीच में एंगल कितना आना है आपके पास? अल्फा आना है, ठीक है? ऐसे लिख दिया जाए टेन अल्फा, टेन अल्फा की वैल्यू
टेन अल्फा की वैल्यू किसके बराबर आएगी आपके पास, किसके बराबर आती है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, लगाना तो यही है, ठीक है। लेकिन इसकी स्लोप और उसकी स्लोप, दोनों की स्लोप किससे लिखी जाएगी आपकी, dy/dx से लिखी जाएगी। अगर dy/dx से लिखी जाएगी तो देखना टेन अल्फा इज इक्वल टू m1 की वैल्यू पहले लिख दी f डैश x, माइनस में m2 की वैल्यू किससे, dy/dx से। यहां पर 1 प्लस आपके पास लगा हुआ f डैश x और यहां पर कितना लगा हुआ है आपके पास, dy/dx। अब बात सुनना, इसके अंदर आपको क्या करना होता है, ट्रेजेक्ट्री निकालनी है। ट्रेजेक्ट्री निकालने का मतलब आपको कर्व निकालना है, मुझे एंगल नहीं निकालना, एंगल तो दे रखा है मुझे, हमें कर्व निकालना है, वी नीड टू फाइंड द कर्व। अरे ठीक है, ठीक है, वी नीड टू फाइंड द कर्व, अब हमें कर्व निकालना है, ठीक है। अब कर्व सोचो कैसे निकलेगा, ये जो f वाला कर्व है ये आपको गिवन होगा, अगर ये गिवन होगा तो इसका डेरिवेटिव आपको गिवन होगा, यहां पे तो कोई फंक्शन निकल कर आ रहा होगा, इसका डेरिवेटिव, ठीक है, इसका डेरिवेटिव आपके सामने आ गया, इसका डेरिवेटिव आ गया, आप यहां से क्या इक्वेशन बना सकते हो बताओ, ये लिखकर आएगी आपके पास टेन अल्फा प्लस में टेन अल्फा के साथ आपके पास f डैश एक्स और साथ में लगा हुआ है dy/dx, ठीक है, प्लस में आपके पास dy/dx इज इक्वल टू f डैश एक्स, ठीक है, ऐसे लिखा हो। यहाँ पे जो ये dy/dx है ये किसका है डेरिवेटिव, जी fx का कि gx का, ये gx का डेरिवेटिव है, fx का तो लिख दिया मैंने f डैश एक्स के नाम से, अलग अलग फंक्शन के हैं, ठीक है। टेन अल्फा, यहां से मैंने dy/dx को कॉमन निकाल लिया, dy/dx को कॉमन निकाला, आपको पता चल गया 1 प्लस लगा हुआ यहाँ पर टेन अल्फा के साथ f डैश एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू यहाँ पर लगा हुआ आपका f डैश एक्स माइनस में टेन अल्फा, ठीक है। तो dy/dx की जो वैल्यू आ गई यहाँ से, वो वैल्यू निकल कर आ गई आपके पास f डैश एक्स माइनस में टेन अल्फा अपॉन 1 प्लस टेन अल्फा f डैश एक्स। ध्यान से देखना इसको, ये dy/dx की वैल्यू आ गई। आपको पता है अगर ये dy/dx आ गया, ये अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, ये f डैश एक्स है, ये भी कोई x का ही फंक्शन होगा, वो अल्फा तो आपको गिवन होगा, ये fx गिवन है तो उसका डेरिवेटिव भी निकाल के लिख लोगे, जैसे ही आप ये निकाल के लिखोगे ये अपने आप में डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। इस डिफरेंशियल इक्वेशन से आप क्या निकाल लोगे, कौन सा कर्व, gx नाम का कर्व निकाल लूंगा, कर्व gx, और जो gx कर्व था वो fx की क्या थी, आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री थी। आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री का मतलब समझ रहे हो, fx गिवन था, कोई अल्फा एंगल पे कोई कर्व निकालना था, आपने कहा अच्छा अल्फा एंगल पे कोई कर्व निकालना, अभी के लिए मान लिया वो gx है, ठीक है। आपने इसका लिखा f डैश एक्स और इसका लिखा dy/dx, आपको पता है दोनों के बीच में जो टेन अल्फा आएगा वो ऐसे लिखा जाएगा m1 माइनस m2 ओवर 1 प्लस m1 m2, उससे आपने dy/dx निकाल लिया कि इसका है dy/dx, इसका है dy/dx, ठीक है। ये dy/dx निकाल के डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई। डिफरेंशियल इक्वेशन जब सॉल्व करोगे तो y की वैल्यू आएगी, अरे डिफरेंशियल इक्वेशन में y की तो वैल्यू आती है, फंक्शन निकल कर आता है, वो कौन सा वाला फंक्शन होगा आपके पास, gx वाला, वो गिवन आपके कर्व के कितने एंगल पर है, अल्फा एंगल पर है, मतलब वो fx की क्या है, आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री है, आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री। बात समझ में आ रही है इतनी, लिखो जल्दी से। कोई परेशानी है, बहुत बहुत अच्छा तरीका आ गया कुछ, मैं भी सीख लूं, बताते रहो, इन्वेंशन करो तो बताते रहो। सबसे बड़ी परेशानी उसके अंदर ये है कि उल्टी सीधी बात सीख ली और लगा दी एग्जाम में जाके, ठीक है। तो ऐसे करके हमने सोचा कि अगर हमको एक कर्व गिवन है, अ कर्व fx इज गिवन, हमारे पास है क्या, ठीक है, वी नीड टू फाइंड another curve at an angle alpha, जो इससे क्या बना रहा हूं, एंगल अल्फा बना रहा हूं, ठीक है। तो आपने उस कर्व की स्लोप को dy/dx लिख लिया, टेंजेंट की स्लोप को इसको f डैश एक्स लिख दिया, वहां से आपने dy/dx निकाला, वो dy/dx आपको gx देगा, ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री देगा, कर्व gx मतलब सॉरी आइसोगोनल ट्रेजेक्ट्री देगा। बात समझ में आ रही है इसके अंदर, ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज नहीं है ये, लेकिन आपके कोर्स में है। अच्छा कोर्स का वैसे पता नहीं है कोर्स में है कि नहीं है, मतलब हर साल से सिंगेज ने जरूर दे रखी है, लेकिन सिलेबस में ऐसे स्पेसिफिकली मेंशन नहीं, लेकिन ऐसे बहुत सारी चीजें मेंशन नहीं होती हैं, एनसीईआरटी में नहीं है शायद।
नहीं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली होगा सिलेबस में, छोटी सी चीज है, कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है। दूसरी बात यह है कि एंगल बिटवीन द कर्व्स तो है ही आपके, है किसमें है? मेंस में होगा। हाँ, मेंस का यार क्वेश्चन नहीं देखे हुए, इतना क्वेश्चन दे देते हैं हर साल इतना कैसे अब देखे आदमी उनके क्वेश्चन। हाँ, ऑर्थोगोनल टेस्ट में हो सकता है क्वेश्चन आया हो, ठीक है, खैर एडवांस में क्वेश्चन नहीं आया है, ठीक है। लेकिन दूसरी बात यह है कि आपको कर्व निकालना है ना इसके अंदर, मैंने आपको बताया था कर्व निकालने वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। अब वो कर्व निकालने के लिए कोई भी कंडीशन दी गई हो, कर्व निकालने के लिए वो क्या कंडीशन थी जो टेंजेंट एंड नॉर्मल में पढ़ी थी हमने, कि आपके पास टेंजेंट बनी हुई है, ठीक है, टेंजेंट की इक्वेशन दे दी उन्होंने, इंटरसेप्ट दे दिए और कर्व नहीं दिया है आपको, तो वैसे करके कर्व निकाला जा सकता है। अब कर्व वैसे भी निकाला जा सकता है, एक कर्व दिया है उससे अल्फा एंगल पे कोई दूसरा कर्व आ रहा है। खैर ये हुआ। अब आप देखो इसी के अंदर अगर ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की बात करूं मैं, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी का मतलब ये हुआ कि अब की बार जो कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो कितने एंगल पे कर रहे हैं? π/2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। π/2 पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई आपके पास? π/2 हो गई। अल्फा की वैल्यू कितनी हो गई? π/2। अच्छा, अगर अल्फा की वैल्यू π/2 हो गई तो आपको पता है यहां से जो tan अल्फा निकल कर आया था उसकी जगह पर 1/0 रख दो, ठीक है, इज इक्वल टू, अरे बल्कि ऐसे, अरे m1 m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -1। m2 की वैल्यू आपके पास क्या लिख सकते हो उसे? -1/m1 लिखा जा सकता है ऐसे करके, ठीक है। अच्छा, मतलब आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आएगी, कैसे आएगी बन के देखो, कि आपकी जो जो फंक्शन है उसके अंदर जो dy/dx आएगा, ठीक है, ये fx है, मान लो इसकी आप ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालना चाह रहे हो, ठीक है, आपने लिखा कि dy/dx की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी? f' के बराबर आ जाएगी, कोई फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। इस dy/dx को अगर मैं रिप्लेस कर दूं, इस dy/dx को रिप्लेस कर दिया माइनस में dx/dy से, और यहां पे वही रखा, बाकी कुछ चेंज नहीं किया, तो आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनकर आई ये आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, क्योंकि अगर आपकी स्लोप m1 थी ओरिजिनल की तो इस वाले की कितनी हो जाएगी? -1/m1, और स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो आप ऐसे ही लिखते हो dy/dx से, दूसरे वाले कितनी हो जाएगी? सेम फंक्शन पे। मतलब ऐसे समझना कि अगर आपके पास कोई f x y और y' इज इक्वल टू 0, ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ कर्व 1 है, तो इसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की जो इक्वेशन होगी वो x y और -1/y', डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, कि अगर ये आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसी तो होती है भाई, एन इक्वेशन विच हैज फंक्शंस ऑफ x y एंड डिफरेंशियल कोफिशिएंट, अगर ये ऐसी कोई डिफरेंशियल इक्वेशन है, उस डिफरेंशियल इक्वेशन में आपने y' को -1/y' से रिप्लेस कर दिया, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन किसकी हो जाएगी? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी। नहीं हो रहा तो आपके पास ये आइसोगोनल का फॉर्मूला पड़ा हुआ है, आइसोगोनल का फॉर्मूला, इसके अंदर आप क्या करोगे? इसकी वैल्यू π/2 रखोगे, यहां पर π/2 रखोगे, इनफाइनाइट बन जाएगा 1/0, 0 इधर जाएगा 1 इधर जाएगा, f' dy/dx की वैल्यू -1 आ जाएगी, वही करना है फिर कि dy/dx की वैल्यू -1/f'। कोई परेशानी तो नहीं है इसके अंदर। ये अगर डिफरेंशियल इक्वेशन कर्व की दे रखी है तो ये उसके ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी। क्या फर्क किया है कि जहां पर डेरिवेटिव था x और y अपनी जगह रखे हैं, dy/dx की जगह पर माइनस में dx/dy लिख दिया है, या -1/dy/dx लिख दिया है। ये ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी की इक्वेशन, कोई परेशानी नहीं। कर्व जनरेट कर लेंगे, आपका बहुत दिल चाह रहा है, ठीक है, आप dy/dx निकालो, मैं कह रहा हूं एक, ठीक है, मेथड 2 क्या हो जाएगा? dy/dx कर्व 1 का यहां पर निकाल के लिखो। अच्छा भाई जिसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है वो कर्व तो दिया ही होगा, तो ये तो कोई वैल्यू निकल आएगी, ठीक है। दूसरे कर्व का dy/dx ऐसे ही लिखा रहने दो, dy/dx में इज इक्वल टू किसके बराबर कर दो? -1 के। बात वही है, रेसिप्रोकल कर दिया है, ठीक है। आपको ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, आप दोनों को प्रोडक्ट ले लो, कोई एक तो कर्व होगा उसका dy/dx निकल आएगा, कोई एक आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी होगी उसको आपको निकालना है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाएगी। डिफरेंट y है, ये y अलग अलग है,
डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, डिफरेंट है ये। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, क्लियर हो रही है? सिंपल सिंपल सी बात है। क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर। y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर की भैया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालो जल्दी से। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर कैसे निकालेंगे? आपको पता है इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है मुझे, तो इसका जो dy बाई डी एक्स आएगा, किसका? कर्व वन का, जो कर्व आपको दे रखा है वो निकल कर आएगा आपके पास 2ax, ये तो निकल कर आएगा। अच्छा, इसका मतलब जो dy बाई डी एक्स जो आपकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का होगा, किसका? ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का, उसकी वैल्यू बराबर किसकी होगी? -1/2ax के बराबर होगी कि नहीं होगी? ठीक है, और ये आपकी बन गई डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, आपने यहां पर लिखा dy इज इक्वल टू माइनस में dx/2ax, दोनों तरफ आपने इंटीग्रेट कर दिया। y की वैल्यू किसके बराबर निकल आई यहां से? -1/2a, हाँ, ln x प्लस में c। फैमिली ऑफ कर्व आ गया पूरा पूरा। ये भी एक फैमिली ऑफ कर्व ही था, ax स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अपने आप में क्या था? ए की वैल्यू बदलते जाओगे, फैमिली ऑफ कर्व है एक्स स्क्वायर भी। लेकिन इसके अंदर तो ए ही निकल आया। पहले ए को हटा लेते यार उधर से। डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने से पहले ए को तो हटा लेते हैं। ए की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? वाई बाई एक्स स्क्वायर। ए को तो हटाते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन बना के बैठ जाए। आर्बिट्ररी कांस्टेंट दे रखा है, आर्बिट्ररी कांस्टेंट है, कांस्टेंट तो है ही वो, लेकिन आर्बिट्ररी कांस्टेंट डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज नहीं करते। ठीक है, यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी निकल कर आया आपके पास? वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, बिना बात सॉल्व भी कर दिया था। डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास -1/2ax आती, उस -1/2ax में ए की जगह पर वाई अपॉन एक्स स्क्वायर पुट कर दिया मैंने, मतलब कि -1/2xy ये निकल आया, 2x/y। देखो ये निकल कर आएगा, ये तो आ रहा है। ठीक है, ये निकल कर आएगा, ये आपका dy बाई डी एक्स आया ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री का। ठीक है, यहां से आप सॉल्व करेंगे। पहले उल्टा सीधा करके रख दिया था, 2y dy इज इक्वल टू -x dx। इंटीग्रेट कर दिया मैंने, 2y का इंटीग्रेशन कितना आएगा आपके पास? y स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आएगा आपके पास? माइनस में एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस में आया c। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर? इलिप्स है, इलिप्स है। पैराबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में इलिप्स ही आता है, पैराबोला की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री में इलिप्स ही आता है, इसलिए डाउट हो रहा था पिछले वाले क्वेश्चन में। तो पहले काम क्या करेंगे, ए को रख के तो डिफरेंशियल इक्वेशन मानी नहीं जाती है, डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्बिट्री कांस्टेंट होना नहीं चाहिए, पहले आर्बिट्री कांस्टेंट को रिप्लेस करेंगे। बिना बात का गड़बड़ करके बैठ गए थे सर। ठीक है, आओ अगला क्वेश्चन देखो, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ, किसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री निकालनी है आपको एक्स वाई इज इक्वल टू सी की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री बतानी है उसकी। ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्ट्री ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू सी। भाई कैसे आएगा यहाँ पर? एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस में वाई इज इक्वल टू 0। यहाँ से आप डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालोगे, कितनी आ जाएगी? माइनस में वाई बाई एक्स आ जाएगी। ठीक है, माइनस में वाई बाई एक्स आ गया। अच्छा, ये माइनस में वाई बाई एक्स को आपने लिखा तो डी वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू माइनस में डी एक्स अपॉन एक्स, दोनों तरफ मैंने इंटीग्रेट कर दिया। यहाँ पर आया एल एन वाई इज इक्वल टू एल एन के अंदर आएगा 1/x प्लस में यहाँ पर आएगा एल एन के अंदर c।
ये तो आएगा। अरे सी कर दिया वापस, मैं तो दे रहा हूँ, एक्स वाई इज इक्वल टू सी आ गया, जो डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई उसी का सॉल्यूशन कर दिया। अच्छा, ये तो कर्व वन था, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकाल रहे हैं ना हम। ठीक है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी में आपको पता है कि अब जो dy बाई डी एक्स जो आपका कर्व टू का आएगा, वो कितना निकल कर आएगा आपके पास, एक्स बाई वाई, एक्स माइनस वन, ठीक है, एक्स बाई वाई निकल कर आ गया। वो जो एक्स बाई वाई निकल कर आ गया तो वाई डी वाई बन गया आपके पास, इज इक्वल टू एक्स डी एक्स कर दिया, दोनों तरफ इंटीग्रेशन आपने लिखा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस में सी, हाइपरबोला निकल आया है। तो कोई परेशानी नहीं इसके अंदर। ठीक है, बिना रिवर्स किए आओ, एक और निकाल लो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी सिंपल सी। क्या है हमारे पास, फाइंड ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी ऑफ फैमिली ऑफ कर्व्स। कौन सी फैमिली ऑफ कर्व है भाई हमारे पास, एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इज इक्वल टू सी एक्स। क्या है ये, सर्किल है, इसकी ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी निकालनी है। सर्किल की ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, तो पहले तो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई कि ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए आपने कहा यहाँ पर निकल कर आएगा 2x प्लस में 2y dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू सी। ठीक है, ये जो यहाँ से c की वैल्यू अगर मैं निकाल लूँ तो मेरे पास निकल कर आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स, c की वैल्यू। ठीक है, अच्छा 2 को सब बात अच्छी है, तो ठीक कर रहे हैं ना, ठीक ही हो रहा होगा। खैर देखो, यहां से आप निकाल के लाए c बाई टू एक्स प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई c बाई टू। ठीक है, y डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू यहाँ से आ गई c बाई टू माइनस में x। अच्छा, c की वैल्यू पुट करना चाह रहा हूँ अब, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स, तो यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन टू एक्स माइनस में एक्स, टू एक्स वाई अपॉन एक्स बाई वाई, ये लिखा है डी वाई बाई डी एक्स। देख लो आराम से, c की वैल्यू पुट कर दी मैंने, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स, फिर ये वाले y का भी डिवाइड लगा दिया दोनों तरफ। ठीक है, आपने एलसीएम लिया यहाँ पर, आपके पास निकल कर क्या आएगा, dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकल कर आएगी वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन टू एक्स वाई, ये तो निकल कर आएगा। एलसीएम लूंगा यहाँ पर, टू एक्स माइनस का टू एक्स स्क्वायर बनेगा वाई स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा ये dy बाई डी एक्स निकल कर आया, आपको पता है ये किसका है, कर्व वन का, कर्व वन का। आपका dy बाई डी एक्स जो कर्व टू का होगा वो ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी, उसकी स्लोप और इसकी स्लोप का प्रोडक्ट माइनस वन, तो कितना निकल कर आएगा, टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। कैसे होगा ये सॉल्व, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि ऊपर की डिग्री और नीचे की डिग्री सेम है आपकी बार, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होगा, वेरिएबल सेपरेबल से नहीं होगा। ठीक है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू आपके पास लिखा हुआ है टू एक्स वाई अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर। क्या करूं, y की जगह पर वी एक्स, वाई की जगह पर वी एक्स, यहां पर कितना निकलेगा, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, यहां पर टू एक्स स्क्वायर वी हो जाएगा, यहां पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस में वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर बन जाएगा, एक्स स्क्वायर ऊपर नीचे कट गया, टू वी अपॉन वन माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, माइनस में v और यहां पर लिखा हुआ एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये तो क्या हो गया, ये क्यूब में चली गई इक्वेशन, बात तो कुछ नहीं है, लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है हमारे साथ, गलत नहीं होना चाहिए ना। ठीक है, यहां पर आपके पास लिखा हुआ है एक्स डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, इज इक्वल टू ये टू वी माइनस में वी प्लस में वी क्यूब, और नीचे लगा हुआ आपका वन माइनस वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये वन माइनस वी स्क्वायर ऊपर आया और आपके पास वी क्यूब प्लस वी इधर आया है, वी प्लस वन कट जाएगा ऊपर नीचे। ठीक है, हाँ यहाँ पर निकल कर आया आपके पास डी वी इज इक्वल टू यहाँ पर डी एक्स अपॉन एक्स, सिंपल, वी स्क्वायर प्लस वन आएगा, नीचे कटेगा नहीं।
ठीक है, तो आपको पता है, लेकिन इसका ये नीचे 3 डिग्री है, ऊपर कितना है 2 डिग्री है, ये इसका डेरिवेटिव बना लेंगे ऊपर वाले को। ठीक है, नीचे अगर मैंने इसको टी मान लिया, वी क्यूब प्लस वी को अगर मैंने टी मान लिया, तो ऊपर मुझे चाहिए 3v² प्लस 1 dv। मतलब के माइनस को बाहर निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर लो, ऊपर नीचे सॉल्व कर लोगे इसको। तो नीचे वाले को टी मान लूंगा, ऊपर क्या बना लूंगा मैं, dt बना लूंगा। कैसे बनाऊंगा ऐसे, एडजस्टमेंट ही करेंगे और क्या करेंगे। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 मल्टीप्लाई कर दूंगा, बल्कि -3 मल्टीप्लाई और डिवाइड, तो ये बन जाएगा मेरा 3v² माइनस में 3। आपको -3 तो चाहिए नहीं, आपको तो प्लस का 1 चाहिए। दूसरा वाला टर्म कैसे सॉल्व होगा, तुम v² प्लस 1 बनाना चाह रहे हो। हाँ, बना बना के वो भी कर सकते हैं। लो v² प्लस 1 बना लो ऊपर न्यूमरेटर में। ठीक है, तो v² प्लस 1 बना लोगे तो यहां पर क्या आएगा आपके पास, 1 माइनस में v² लिखा था पहले से। ठीक है, प्लस में आपको करना पड़ेगा 2v², तो माइनस में भी करना पड़ेगा 2v², माइनस से मल्टीप्लाई करने को कह रहे हो। अच्छा, तो v² प्लस में 1 माइनस में 2, और यहाँ पर लिखा हुआ है v के साथ v² प्लस 1, और यहाँ पर v के साथ v² प्लस 1, और ये कट गया। ये तो कट, ये तो हो गया, ये इसकी बात कर रहे हो तुम, इसके अंदर से। अरे एक सेकंड, हाँ कॉमन ले लेंगे तो यहाँ आ जाएगा वो ये, और यहाँ क्या बचेगा 1/। तुम यहां से कहना चाह रहे हो कि माइनस में 2/v² मैंने बाहर निकाल लिया, यहाँ पर v प्लस 1/v बचेगा, ये कहना चाहिए। एक और v क्यूब कर लो बाहर, तो 1 प्लस 1/v²। हाँ ये सही है, इसको टी मान लेंगे तो वो dt बन जाएगा, नहीं तो पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व हो जाएगा। ये एक है, ये दूसरा है, ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ये बढ़िया। ठीक है, आपने पावर 3 मान ली, आपने 1 प्लस 1/v² को क्या रख दिया, यहाँ पर टी रख दिया, और जैसे इसको आप टी रखोगे तो माइनस में 2/v³ की वैल्यू dv के साथ कितनी हो जाएगी, dt। खैर वो तो सिंपल अब इंटीग्रेशन है, ठीक, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी के लिए। तो माइनस साइन के साथ दोनों का सॉल्व हो गया, हमारे पास कितना आ गया ln v। ठीक है, और प्लस में आपके पास ln के अंदर 1 प्लस 1/v²। ठीक है, और इस सब के बाहर क्या लगा हुआ है आपके पास, माइनस, मतलब माइनस साइन में आपके पास ln के अंदर v प्लस 1/v, ये बना हुआ है, और क्या है आपका इज इक्वल टू ln x प्लस सी। ln के अंदर cx बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया है। ठीक है, जैसे ये पता चला आपको, आपने क्या किया कि इसको हटा दिया, तो यहाँ पर v प्लस 1/v की वैल्यू निकल कर आ गई आपके 1/cx। 1/, इस माइनस को उधर ले जाके रेसिप्रोकल लेके लॉग हटा दिया। अब v की वैल्यू पुट कर लो, y/x होती है। ठीक है, यहाँ पर कितना आया y/x, प्लस में यहाँ पर कितना आ जाएगा x/y इज इक्वल टू 1/cx। कितना हो जाएगा ये x² प्लस में y² इज इक्वल टू y/c है, ये बन गया क्या, सर्किल ही आएगा। ये देख लो आराम से, स्क्वायर प्लस y², ये x से x कटेगा, y ऊपर चला जाएगा, y/c, बहुत बढ़िया है। ठीक है, यहाँ तक की बात में पक्की बात है, ऑर्थोगोनल ट्रेजेक्टरी पे ताला लगा दूं बस, हो गया, ज्यादा काम नहीं है हमारा। ठीक है, वैसे तो चैप्टर एंड हो गया है, लेकिन एक आध क्वेश्चन देख लेता हूं मैं। क्वेश्चन देखो, बातों में अटके रहते हो बेकार की।
ठीक है, एक तो क्या है कि आपके पास जो एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन लिख करवाई, ठीक है, उसके अंदर होता है कुछ होते हैं मिक्सचर के क्वेश्चन। वो क्वेश्चन होता है बहुत लेंदी, मेरे ख्याल से तो वो आएगा नहीं कभी क्वेश्चन, क्योंकि आता नहीं है। बहुत आसान क्वेश्चन जेई मेंस में आता है, एडवांस में तो आता ही नहीं है एप्लीकेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन का। लेकिन अगर ऐसा लगा के आना होगा तो हम मेंस के बाद उसे देख लेंगे। आपको जरूरत नहीं हो प्रैक्टिस भी करने की, मैं तो कह रहा हूं। ठीक है, लेट एफ आपके पास दे रखा है, देखो यहां 0 से लेकर इनफाइनाइट में, टू आर बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट, ये 2018 का क्वेश्चन है, रह गया था हमारा प्लस में 0 टू एक्स में ई की पावर में हमारे पास x माइनस टी, यहाँ पर लगा हुआ है आपके पास एफ टी डी टी फॉर ईच x बिलोंगिंग टू 0 टू इनफाइनाइट, देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। तो आज से आपको ये वाली बात ध्यान में रखनी होती है। अब तो पता चल गया आपको कि अगर न्यूटन लेबनीज लगकर आया है क्वेश्चन में ऐसा वाला, तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन भी हो सकता है। तीन तरीके से फंक्शन दिया जाता है, या तो फंक्शन दे देंगे, या उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन दे देंगे, या ये न्यूटन लेबनीज में लगा के दे देंगे, यहां से डिफरेंशियल इक्वेशन बनाओगे और फिर कर्व बनाओगे। स्टेटमेंट्स आर ट्रू। देखो भाई पहला क्या है, ठीक है, कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 1,2, मतलब कर्व निकालना है, पॉइंट दिखाना है। कर्व y इज इक्वल टू एफ एक्स पासिस थ्रू द पॉइंट 2,-1। सी आप क्या है, एरिया ऑफ द रीजन। ये मिक्स्ड क्वेश्चन है, एरिया और डिफरेंशियल इक्वेशन का। एरिया ऑफ द रीजन क्या दिया, एरिया ऑफ रीजन में इन्होंने x, y, ठीक है, बिलोंगिंग टू 0 to 1 क्रॉस r, ठीक है, जहां पर आपका एफ एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू वाई इज लेस देन और इक्वल टू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, सॉरी, एरिया ऑफ द रीजन इज पाई माइनस 2/4। ठीक है, डी ऑप्शन सेम चीज का एरिया इज पाई माइनस 1/4। सेम इसी चीज का एरिया या तो पाई माइनस 2/4 कह रहे हैं या पाई माइनस 1/4, कोई कौन सा ऑप्शन होगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर लगा यहां पर। ठीक है, आपको पता है ना कि एरिया ऑफ द रीजन, रीजन मतलब कि इसके पॉइंट्स, ये जो रीजन बना हुआ एक्स वाई, जो रीजन बना रहा है एक्स वाई को देखो ध्यान से, ये अपने आप में ऑर्डर्ड पेयर है, ये पॉइंट बता रहा होगा। कौन से पॉइंट जिसमें एक्स की वैल्यू कहां से कहां जा रही है, 0 से 1 में, और वाई की वैल्यू आर तक, मतलब कि ये रेक्टेंगल के बीच के इतने में। एफ एक्स जो है, जो वाई जो है आपका, ये वाला जो वाई है, ये वाला जो वाई है वो आपके इस एफ एक्स के, जो ये एफ एक्स दिया है उससे बड़ा है और इस वाले फंक्शन से छोटा है। ये वाई अपने आप में दो फंक्शन के बीच में लाई कर रहा है। ये कौन सा वाला वाई है, ये वाला वाई। किस फंक्शन के बीच में, जो आपने ऊपर निकाला है फंक्शन, और एक ये वाला फंक्शन, इनके बीच में। कंटिन्यूअस फंक्शन सच दैट, इसके बारे में आपको पता है। इसके अंदर पहली तकलीफ बताओ भाई, अगर मैं यहां पर न्यूटन लेबनीज लगाऊंगा, टी की जगह पुट करूंगा, ये e की पावर 0 कांस्टेंट बन जाएगा, बन ही नहीं सकता। किंग लगाएंगे, जब हम किंग लगाएंगे यहां पर, तो इस टी की जगह पर क्या पुट होगा, अगर x माइनस टी पुट होगा। अच्छा, x माइनस टी, तो ये e की पावर माइनस टी बन जाएगा, लेकिन किंग तो यहां भी लगेगी, e की पावर टी बन जाएगा। ठीक है, और ये क्या बन जाएगा, ये तो x माइनस टी बन जाएगा। इसका क्या करोगे फिर, यहां f के अंदर 0 बन जाएगा। समझ में आ रही ना बात, कि अगर यहां पर अगर मैंने किंग लगा दी, तो प्रॉब्लम क्या होगी कि यहां पर तो e की पावर टी बन जाएगा, लेकिन यहां x माइनस टी आ जाएगा, और फिर न्यूटन लेबनीज लगाओगे तो यहां 0 बन जाएगा, तो ये कांस्टेंट बन जाएगा, और कांस्टेंट तो बन नहीं सकता इसमें। ये क्वेश्चन आपको ऐसे फंसाता है। ठीक है, एफ एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, 1 माइनस 2x, प्लस में यहां पर आया 0 से x, e की पावर में। इस बात पे ध्यान देना है, देखो आईआईटी ने 2 बार पूछा हुआ ऐसा क्वेश्चन, ऐसा न्यूटन लेबनीज लगा के आपको, दूसरी बार आ गया।
उसमें तो क्या था कि दो एडिशन था, दोनों में बांट दिया, ठीक है, जब दोनों में बांट दिया आपने तो उधर वाले को अलग से किंग लगाओ, ठीक है। यहां पे क्या है कि जब आप किंग लगाओगे, यहां पे पहली चीज तो किंग ही आपको निकलवाने की कोशिश करेगी। जब आपने किंग लगाया तो एफ एक्स की वैल्यू आपके पास निकल कर आई 1 माइनस 2x प्लस में 0 से लेकर x में e की पावर में t, और f के अंदर आ गया आपके पास यहां पर कितना x माइनस टी डी टी, और यहां फंसोगे अब, दिस विल बिकम कांस्टेंट, ठीक है। तो अब ध्यान देना, अब दोनों ही तरीके से फंस गए तो हमें निकालेगा कौन यहां पर 1 माइनस 2x प्लस में, देखना भाई e की पावर में इंटीग्रेशन में 0 से x e की पावर माइनस टी, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, ये x माइनस टी लिखा था, ये e की पावर में x इंटू ई की पावर में माइनस टी। इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल x नहीं है, इस इंटीग्रेशन का वेरिएबल क्या है t है। x को क्या करोगे बाहर रख लोगे, x को बाहर रख ले, इस fx के बाहर नहीं निकाल सकते, fx में तो आज ही पड़ा हुआ है, इसकी तो कोई परेशानी नहीं। अब समझना बात, अभी सुनो, इसके अंदर न्यूटन लेबनीज मत लगा देना। अगर आपने यहां न्यूटन लेबनीज लगाया, लगा सकते हैं, कोई बात नहीं है, तो ये वाला टर्म जब इसका डिफरेंशिएशन होगा और ये एज इट इज रहेगा तो ये बैठा रहेगा वापस से इंटीग्रेशन। तो इसके लिए क्या करो, पहले डिवाइड बाई ई की पावर में x, ई की पावर में x से डिवाइड किया आपने, यहां आपके पास निकल रहा है ई की पावर में माइनस एक्स के साथ एफ एक्स इज इक्वल टू ई की पावर में ये 1 माइनस 2x के साथ ई की पावर में माइनस एक्स, और प्लस में यहां से 0 से लेकर x में ई की पावर में माइनस टी एफ टी डी टी, ठीक है। ऐसा अगर आप नहीं कर रहे हो तो मैं आपको समझाता हूं, अगर आपके सामने ऐसा हो, ये तो ई की पावर x था, तो ये कोई ऐसा फंक्शन आया जो आप नहीं कर सकते हो अगर ऐसा, तो उसके साथ क्या करना, सुनो, क्या आप इंटीग्रेशन कर लेना, इंटीग्रेट कर लेना, फिर इसकी वैल्यू उठा के यहां से वैल्यू तो निकाल लोगे ना कि एफ एक्स माइनस 1, यहां से उठा के पुट कर देना। अगर ये अटक ही जाए आपके पास क्वेश्चन में कि हाँ ठीक है हम इससे अलग ही नहीं कर सकते, और आपने यहां पे प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, यहां पे तो ये भी एक्स का फंक्शन, प्रोडक्ट रूल लगाओगे तो जब इसका डिफरेंशिएशन होगा तब तो ये एज इट इज बैठा रहेगा, तो जब ये एज इट इज बैठा रहेगा तो इसकी वैल्यू कहां से आएगी, फिर इस फंक्शन से दोबारा उठा के पुट करी जाती है, सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं करना तो आप उसे अकेले कर लो। अब लगाओ न्यूटन लेबनीज। 2018 में आईआईटी ने आपसे बता, तकलीफ तो बहुत दी उन्होंने, बहुत तकलीफ दी है डेफिनेट इंटीग्रेशन में, लेकिन उन्होंने आसान क्वेश्चन दिए, ये अच्छी बात है, ठीक है। हाँ भाई, इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए डिफरेंशिएट किया तो यहां पर कितना है मेरे पास, ई की पावर में माइनस एक्स के साथ लग गया आपका एफ डैश एक्स, माइनस में ई की पावर में माइनस एक्स के साथ लगा हुआ है एफ एक्स, इज इक्वल टू यहां पर लगा हुआ है माइनस 2 के साथ ई की पावर में माइनस एक्स, प्लस में, अरे माइनस में 1 माइनस 2x के साथ ई की पावर में माइनस एक्स, और प्लस में आपके पास ई की पावर में माइनस एक्स और एफ एक्स। ये तो ई की पावर में माइनस एक्स कट गया पूरे में ई की पावर माइनस एक्स को कैंसिल कर दिया, आपके पास यहां लगा है एफ डैश एक्स माइनस में एफ एक्स इज इक्वल टू -2 माइनस में 1 माइनस 2x प्लस में एफ एक्स। ऐसे आ रहा है क्या कुछ, 2x माइनस 3 लगा हुआ है इधर, अच्छा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 2x माइनस 3 और प्लस में लगा हुआ है आपके पास यहां पर 2fx। क्या करूं यहां पर, इसका क्या करूं अब, डिफरेंशियल इक्वेशन एफ डैश एक्स को क्या लिख देंगे यहां पर, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहां पर लिखा हुआ है आपके पास 2x माइनस 3 और प्लस में क्या लगा हुआ है यहां पर 2y, और ये तो दिख रहा है साफ साफ लीनियर फॉर्म बनी हुई है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आपने यहां पर लिखा dy बाई डी एक्स माइनस में 2y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको पता है कि यहां पर p की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास -2, q की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास 2x माइनस 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू ई की पावर में इंटीग्रल में p dx के हिसाब से ई की पावर में इंटीग्रल p कितना होगा -2 dx ई की पावर में -2x, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। आंसर लिख दूं डायरेक्ट, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर y, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन में q कितना है मेरे पास 2x माइनस 3, q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई की पावर में -2x dx, ठीक है। उसको सक्सेसिव इंटीग्रेशन कर रहा हूं मैं, सक्सेसिव इंटीग्रेशन किया मैंने तो ये मेरे पास 2x माइनस 3 तो एज इट इज उतरा, ई की पावर -2x का इंटीग्रेशन करूंगा तो नीचे -2 आएगा, ठीक है। फिर समझना,
फिर जब मैं इसका डिफरेंशिएशन करूंगा माइनस साइन के साथ तो मेरे पास 2 निकलेगा, और जब मैं इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इस टर्म का इंटीग्रेशन, तो e की पावर में -2x/4 आ जाएगा। ठीक है, e की पावर में -2x/4, क्योंकि -2x फिर माइनस लाएगा और एक माइनस पहले से लगा हुआ है। ठीक है, यहां पर आपके पास देखो ये 2 से ये कट गया, आपके पास y इंटू e की पावर में -2 प्लस में c लगा हुआ है। माइनस को माइनस e की पावर में -2x को अगर मैंने कॉमन निकाल लिया, आपके पास 2x - 3 - 1 है, प्लस में 3 y e की पावर में -2x, ऐसे ही है क्या? ठीक है, तो ये क्या बचा आपके पास, x माइनस, सही लिखा है, माइनस को कॉमन निकाल लेंगे तो प्लस का 1 आएगा ना। ठीक है, e की पावर में -2x और यहां पर 1 - x बैठा हुआ है, ध्यान से देख लेना। यहां से ये निकल कर आ रहा है 2x - 2, 2 निकाले काट दिया, x - 1 बचा, x - 1 में माइनस मल्टीप्लाई हुआ, 1 - x आ गया। c कैसे निकालेंगे? कहां? स्टार मार्क करना है आपको कि c कैसे निकालेंगे। नहीं, फंक्शन की मैं 0 पर वैल्यू निकाल सकता हूं। कैसे निकाल सकता हूं? fx इज इक्वल टू मेरे 1 - 2x, 1 आएगी एकदम, 0 से लेकर x में e की पावर में x बाहर लिख दिया था, e की पावर में x। ये न्यूटन लेबनीज में और अच्छी बात कि अब वो आपको पॉइंट भी नहीं दे रहे, क्योंकि आप पॉइंट निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हैं पॉइंट? कि जब मैंने f की 0 पर वैल्यू निकाली, आपको पता है हर x की जगह 0 पुट करूंगा, ये 0 बनेगा, 0 0 का इंटीग्रेशन ये 0 बनेगा। f0 की वैल्यू आपके पास 1 - 0 प्लस में 0 कितनी आ रही है, 1 आ रही है। इसका मतलब पॉइंट कौन सा हो रहा है, 0,1 से पॉइंट पास, फंक्शन ये हाँ ग्राफ पास कर रहा है 0,1 से। बात देख रहे हो, न्यूटन लेबनीज में और अच्छी बात कि वो पॉइंट भी नहीं दिया उन्होंने, क्योंकि आप उन्हें पता है पॉइंट निकाल सकते हो। ये सब बातें याद रखनी है ये। तो जब x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y इज इक्वल टू 1 प्लस c, अरे y की वैल्यू तो 1 है, c की वैल्यू 0 आ गई। c की वैल्यू 0 आते ही आपको पता चलेगा y इज इक्वल टू 1 - x, इससे अच्छा क्या आएगा, e की पावर -2x दोनों तरफ काट दिया, दोनों तरफ कैंसिल कर दिया, e की पावर -2x को, आपके पास y इज इक्वल टू 1 - x। हाँ भाई, किस पॉइंट से पास कर रहा है, 2, -1 से। ठीक है, अब एरिया पूछा है इन्होंने। देखना भाई एरिया के बारे में इन्होंने क्या क्या बात बोली है। इन्होंने बोला है कि x, y आपका बिलोंग करता है इस कार्टेशियन प्रोडक्ट को। इसका मतलब आपका x बिलोंग करता है कहां से कहां तक, 0 से लेकर 1 में, और y बिलोंग करता है आपका r में। ठीक है, और इन्होंने क्या बात दे रखी है, जो आपका जो y है, जो ये एरिया वाला जो y है, ये लाई करता है जो आपने अभी पहले fx निकाला है से लेकर कहां तक, अंडर रूट में 1 - x² तक। ठीक है, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं, आपको एरिया बाउंडेड निकालना है इनके बीच में। मुझे बताओ y इज लेस देन और इक्वल टू 1 - x² लिखा हुआ है अंडर रूट में, मैंने स्क्वायरिंग कर दी, y² इज लेस देन इक्वल टू 1 - x², x² प्लस y² लेस देन और इक्वल टू 1, ये क्या हो गया, सर्किल के अंदर का एरिया हो गया। तो सर्किल उसमें भी आपको पता है कि x की वैल्यू अगर 0 से 1, ऐसा सर्किल जिसकी रेडियस कितनी है, 1 है, x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में नहीं है, मतलब कि सिर्फ आपका राइट साइड में, और y आपका कैसा होना है, किसके रूट के बराबर वाले ग्राफ पे लिया है आपने, तो ऊपर वाला ग्राफ, सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आ रहा है भाई, ये पॉइंट कितना है 1,0, ये पॉइंट कितना होगा 0,1। ठीक है, उसमें आपको पता है कि y इज इक्वल टू अंडर रूट 1 - x² लेना, ऊपर वाला ग्राफ आता है, वैसे ही उसमें भी आपको पता चल गया कि x की वैल्यू 0 से 1 के बीच में, ऊपर वाला ग्राफ। ठीक है, ये रीजन होता है। खैर ये तो अभी एक रीजन हुआ, ठीक है, सर्किल के इस फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर के रीजन की बात हो रही है अभी तो। ठीक है, और किसकी बात हो रही है कि y आपका बड़ा रहना चाहिए fx से, मतलब y आपका बड़ा रहना चाहिए 1 - x से। अच्छा, y इज इक्वल टू 1 - x की लाइन, मतलब y इज इक्वल टू -x + 1 की लाइन,
यहां से कॉर्ड की तरफ पास करेगी, करेगी कॉर्ड की तरफ पास। y की वैल्यू आपकी इससे बड़ी रहनी चाहिए, आपकी y की वैल्यू इससे बड़ी रहनी चाहिए, इसके ऊपर और सर्किल के अंदर, ये निकल कर आ गया, ये तो सेगमेंट का एरिया हो गया, बस क्वाड्रेंट में से एरिया ऑफ एरिया बाउंडेड बिटवीन, ये आसान चीज पूछी इन्होंने, ठीक है, लेकिन यहां तक पहुंचो तो ठीक है, एरिया बाउंडेड बिटवीन, ठीक है, ये तो बात है कि एफ एक्स तो निकले पहले, इसके बीच में एरिया बाउंड हुआ है भाई, एरिया बाउंडेड बिटवीन के वैल्यू किसके बराबर है कि एरिया ऑफ क्वाड्रेंट माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। हाँ भाई, क्वाड्रेंट का एरिया पाई इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई 4, माइनस में ट्राइंगल का एरिया हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये भी 1 की और ये भी 1 की, ठीक है, आपको पता है कितना आ गया, पाई माइनस 2/4 आ गया, दे रखा क्या, बहुत मेहनत करवा लिया। आओ अगला क्वेश्चन देखते हैं, बस खत्म कर रहे हैं एक क्वेश्चन, लास्ट चैप्टर में आपका एंड कर दूंगा, क्वेश्चन मिले तो। लेट गामा डिनोट a curve y is equal to yx which is in the first quadrant and let the point, कौन सा पॉइंट है आपके पास, 1,0 lie on it, let the tangent to gamma at a point P intersect the y-axis at yp if pyp has length 1 for each point P on gamma, then which of the following is R correct? कौन से ऑप्शन करेक्ट होने हैं इसके अंदर से, y इज इक्वल टू लॉग की बेस में e बढ़ा हुआ है आपके पास 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बी ऑप्शन आपके पास एक्स वाई डैश इज इक्वल टू एक्स वाई डैश प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0, सी ऑप्शन इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू माइनस लॉग, कितना लिखा हुआ है 1 प्लस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और डी ऑप्शन आपके पास एक्स वाई डैश माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर सॉरी इज इक्वल टू 0, बिल्कुल आराम से, ये वही क्वेश्चन में कर निकालना है, पूछा उसने डाउट पूछा 19 का है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, बिल्कुल सिंपल, इसमें तो कुछ भी नहीं। अब तक क्या कर रहे थे, गामा डिनोट अ कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स विच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। अच्छा पॉइंट, अब ये पॉइंट जो है ना क्यों नहीं बोल सकते थे, इन्होंने पॉइंट को क्या बोला वाई पी, जबरदस्ती को, मतलब थोड़ी पॉइंट कुछ भी लिखो कि पी
पी पे जो टेंजेंट बनी है वो वाई एक्सिस को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इन्होंने बोला है कि वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करने वाली जो पी से निकली हुई लाइन है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वाई पी लिख दिया। जबरदस्ती कंफ्यूज करने को लिखते रहते हैं ऐसी चीजें। पी वाई पी हैज अ लेंथ 1 फॉर, ये वो है जो टेंजेंट नॉर्मल का क्वेश्चन और डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन मिला जुला आ गया। देख लो जल्दी से, 2019 में पूछा, कुछ नहीं था आपके लिए, कुछ नहीं था ये क्वेश्चन। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ जाए, कुछ होना नहीं चाहिए मतलब वैसे तो, लेकिन तब भी एग्जाम के दिन की बात अलग होती है। क्या कह रहे हैं, गामा डिनोटर कर्व y इज इक्वल टू वाई एक्स विच इज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। पहली बात, कर्व फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉइंट 1,0 उस पर लाई करता है। 1,0 तो सी निकालने के लिए है। कर्व का पॉइंट क्यों देते हैं, ये तो सी निकालने के लिए। ठीक है, 1,0 उस पर, और भी एनालिसिस के लिए भी दिया है इसमें। तो 1,0 नाम का पॉइंट इस पे लाई कर रहा है कर्व पे। ठीक है, कर्व कहां पर है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहां रह सकता है। लेट द टेंजेंट टू गामा एट पॉइंट पी इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट वाई पी। देखना भाई, मैंने कर्व ऐसे बनाया, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कर्व है, ऐसे करके कर्व बनाया, ये मैंने टेंजेंट बना, अरे बहुत खराब कर्व बनाया तो। ठीक है, और ये टेंजेंट बना दी मैंने माना कि ये पी पर बनी हुई टेंजेंट यहां पर जाकर वाई पी पे टकरा रही है, और ये वाली लेंथ 1 है, ये वाली लेंथ 1 है। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का ग्राफ ऐसा बना है, इधर की तरफ लाया हूं। अभी फंक्शन कैसा दिख रहा है मुझे, डिक्रीजिंग दिख रहा है। ठीक है ना भाई, क्या बात बोली गई है इन्होंने, इन्होंने बोला है कि लेट द टेंजेंट टू गामा इंटरसेक्ट द वाई एक्सिस एट वाई पी। बहुत बढ़िया। तो आपका ये वाला पॉइंट, आप कोई भी पॉइंट ले लो, आपने एक टेंजेंट की इक्वेशन करोगे क्या, कि किसी भी पॉइंट के लिए क्या करोगे, टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे। टेंजेंट की इक्वेशन का क्या निकालोगे आप, वाई इंटरसेप्ट निकालोगे। वाई इंटरसेप्ट और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी आ रही है आपकी, 1 आ रही है। ठीक है, इतनी सिंपल चीज करनी है आपको। तो टेंजेंट लिखने के लिए, कर्व तो है नहीं हमारे पास, अच्छा, डी वाई बाई डी एक्स, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखता हूँ सीधे। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ये वाले पॉइंट को मैंने x1 y1 मान लिया। ठीक है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आप लिखने गए तो y माइनस वाई वन इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, और यहाँ पर निकल कर आया x माइनस x1। ठीक है, यहाँ पर आपको निकाल के लानी है ये इंटरसेप्ट की लेंथ, मतलब ये कौन सा इंटरसेप्ट है, वाई पी पॉइंट निकाल के लाना है फॉर वाई पी। फॉर वाई पी, वाई पी आपके पास क्या है, वाई इंटरसेप्ट है। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या किया जाएगा, x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया जाएगा। x की वैल्यू को 0 पुट कर दिया जाएगा तो y की वैल्यू आपके पास y1 प्लस में आपके पास माइनस में आपके पास x1 के साथ में dy बाई डी एक्स आ गई। यही तो वैल्यू निकल कर आई, मतलब ये जो पॉइंट है ये पुट हो गया 0, y1 माइनस में x1 के साथ dy बाई डी एक्स। कोई परेशानी हो, टेंजेंट की इक्वेशन ये पॉइंट। अच्छा, इस वाले पॉइंट की और इसके बीच की डिस्टेंस कितनी बता दी है इन्होंने, 1 बता दी है। इसके बीच की डिस्टेंस 1 बता दी आपको। आपको पता है कि पी वाई पी की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1 दे रखी है। इसका मतलब डिस्टेंस जब मैं निकालने जाऊंगा तो एक तो मेरे पास आएगा x1 का स्क्वायर, प्लस में जब मैं y1 में से ये घटाऊंगा तो y1 से y1 कट जाएगा, आपके पास निकल कर आएगा x1 का स्क्वायर और साथ में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये का अंडर रूट, ये तो निकल कर आएगा। इसकी वैल्यू किसके बराबर आ रही है, 1 के बराबर आ रही है। ये डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दिया, डिस्टेंस फॉर्मूला से 1 आ गई वैल्यू। यहां पर आपने देखा कि x1 का स्क्वायर प्लस में x1 का स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, यहां पर निकल कर आएगा 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, की वैल्यू आपके पास 1 आ रही है। ठीक है, यहां से अगर मैं लिख लूं तो डी वाई बाई डी एक्स की जो होल स्क्वायर की वैल्यू आ रही है वो वैल्यू बराबर आ रही है 1 माइनस एक्स स्क्वायर, x1 के स्क्वायर के। कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर, डिवाइड नहीं नहीं ऐसे थोड़े, 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1 के, 1 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन x1 का स्क्वायर। ठीक है, ठीक, इसके बराबर निकल कर आ रही है। जैसे आपको इसके बराबर वैल्यू पता चली, मैंने रूट लिया। ठीक है, तो आपके पास डी वाई बाई डी एक्स की जो वैल्यू निकल कर आई वो निकल कर आई प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट में 1 माइनस x1 का स्क्वायर अपॉन x1।
यही तो निकल कर आएगी देखो, dy बाई डी एक्स की वैल्यू। अब प्लस साइन की वैल्यू लेनी है कि माइनस साइन की वैल्यू लेनी है, इस पे ध्यान देना, ध्यान देना भाई इस पे। पॉजिटिव नेगेटिव कई चक्कर है, ऑप्शन में सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू पे इन्होंने खेला। ये आपका वाई डैश है ना, वाई डैश। देखो दो ऑप्शन तो ऐसे ही दे रखे हैं आपके पास कि आपको पता है कि जो P नाम का पॉइंट था उसको मैंने क्या लिया, x1, y1। ये अपने आप में कोई भी पॉइंट ले आ सकते हैं, ये अपने आप में कोई पॉइंट x1 y1 तो सिर्फ इसलिए लिया था कंफ्यूजन ना हो x y के साथ रखने में, लेकिन है तो ये वेरिएबल पॉइंट कोई भी ले लो इसको। अब मैं x y ही बोल रहा हूं। अब x y आपने इसको बोला कि ये तो लिखा हुआ था y डैश, यहां पर आ गया आपके पास x इज इक्वल टू प्लस माइनस साइन के साथ अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। आपको पता है या तो प्लस का साइन आएगा या माइनस का साइन आएगा, कौन सा वाला साइन लो? क्यों? देखो ये कर्व जो आ रहा है, अरे एक सेकंड एक सेकंड, ये आपका जो एफ एक्स चल रहा है यहां पर वो इस टाइम में डिक्रीजिंग है, नीचे की तरफ आ रहा है। अभी मैं दूसरा केस भी दिखाऊंगा कि इंक्रीजिंग तो बना दिया आपने अपनी मर्जी से, ठीक है, वो डिक्रीजिंग है। अगर वो डिक्रीजिंग है तो एफ डैश एक्स कैसा होगा आपके पास, नेगेटिव होगा। अगर एफ डैश एक्स नेगेटिव होगा मतलब डी वाई बाई डी एक्स नेगेटिव होना, ये रहा डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। आपको पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट की वैल्यू ले रहा हूं, अगर मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की तो एक्स तो पॉजिटिव है, ठीक है, ये रूट तो हमेशा पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो ये दोनों मिला के कैसी वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव वैल्यू आ रही है, और आपका डेरिवेटिव कैसा है, नेगेटिव है, तो कौन सा साइन लिया जाएगा, माइनस साइन। फिर से बता दो, सिंस y is equal to fx is a decreasing function, क्योंकि वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, दिस इंप्लाइज y डैश इज नेगेटिव। y डैश नेगेटिव होने में आपको पता है ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, ये पॉजिटिव क्वांटिटी है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं ये लोग, x पॉजिटिव रहेगा। तो इन ये जब दोनों पॉजिटिव हो गए तो नेगेटिव बनाने के लिए क्या लेना पड़ेगा, माइनस साइन लेना पड़ेगा। तो आपका यहां से निकल कर आएगा एक्स वाई डैश इज इक्वल टू माइनस में अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां मतलब आ गया एक्स वाई डैश प्लस में अंडर रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब सुनना बात दूसरी की, ये तो अपनी मर्जी से बना दिया था मैंने, बात किसकी हो रही है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की, फर्स्ट क्वाड्रेंट की। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में मुझे इंक्रीजिंग बनाना है, ठीक है, ये यहां से पास कर रहा है पॉइंट, हाँ भाई 1,0 में अगर मुझे इंक्रीजिंग बनाना है, अगर मैं 1,0 से पास होते हुए किसी फंक्शन को मैं इंक्रीजिंग बनाना चाह रहा हूं तो यहां से लाना पड़ेगा मुझे उसे। अगर मुझे यहां से लाना पड़ेगा तो क्या मैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में हूं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो नहीं हूं। अच्छा, तो इसका मतलब कि यहां से ले चलो, अब तो इंक्रीजिंग और फर्स्ट क्वाड्रेंट भी है, कोई परेशानी तो नहीं इसके अंदर। अच्छा, लेकिन आप मुझे बताओ कि जब भी अब ये वाली लाइन जो जा रही है x इज इक्वल टू 1 के, पूरा का पूरा कर्व इस लाइन के उधर लाई कर रहा है, इस लाइन के उधर लाई। अगर मैं कर्व का कोई भी पॉइंट ले लूं, टेंजेंट तो बहुत दूर की बात है, कर्व पे कोई पॉइंट, और सीधी सीधी डिस्टेंस ले लूं y के साथ, y एक्सिस के साथ, तो वो किससे बड़ी आएगी, एक से बड़ी आएगी। और आपसे कहा गया है कि आप टेंजेंट बनाओ, टेढ़ी डिस्टेंस लो पॉइंट की, टेढ़ी डिस्टेंस, ठीक है, और वो कितनी आ जाए, 1 आ जाए। आपकी यहां से डिस्टेंस आ रही है 1, यानी इसके अलावा कोई भी पॉइंट अगर पकड़ा गया यहां पर तो डिस्टेंस 1 नहीं आएगी, 1 नहीं आएगी। बात समझ में आ रही है, कोई परेशानी तो नहीं। अगर मैंने यहां से टेंजेंट बनाई, यहां से टेंजेंट बनाई, आपको पता है कि यहां से यहां तक की डिस्टेंस 1 हो चुकी है, इससे दूर की डिस्टेंस अगर सीधी सीधी भी y एक्सिस से लोगे तो 1 से बड़ी आनी है। आप तो टेढ़ी ले रहे हो, जो बड़ी डिस्टेंस होती है, ठीक है, वो तो हर हाल है 1 से बड़ी आएगी। इसका मतलब अगर आपने इफ एफ एक्स इज इंक्रीजिंग पासिंग थ्रू 1,0 एंड इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, देन पी वाई पी विल बी ग्रेटर देन 1। पी वाई पी कैसा हो जाएगा, ग्रेटर देन 1। और आपको कितना दिया है, वो 1 के बराबर दिया, तो ये तो केस हो ही नहीं सकता। इसका मतलब एफ एक्स इंक्रीजिंग वाला आप ले ही नहीं सकते। कौन सा वाला लोगे, डिक्रीजिंग वाला लोगे। डिक्रीजिंग वाले में ये बनकर आ गया आपके पास। इतनी बात में कोई परेशानी नहीं, कोई ऑप्शन मिल गया होगा तो अब फंक्शन निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशन बनी बैठी है, एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये ना अंडर रूट 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यही है क्या? सॉल्व कैसे करेंगे इसको, डी वाई इज इक्वल टू माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स। अंडर रूट 1 माइनस तो 1 अपॉन रूट में वो 2 रूट टी आ जाएगा। अच्छा अच्छा, एक सेकेंड, वन माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मान लिया, टी स्क्वायर, ये तरीका होता है एकदम बढ़िया है।
ठीक है, तो यहाँ से आपके पास माइनस में 2x जो निकल कर आया ना, वो निकल कर आ गया 2t dt। तो क्या, हाँ हाँ हाँ, x की वैल्यू को साइन थीटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो dx की वैल्यू को cos थीटा डी थीटा, ठीक है। तो ये बनकर आएगा आपके पास cos थीटा, वही बनकर आएगा cos थीटा, और नीचे निकलेगा sin थीटा, ऊपर cos स्क्वायर थीटा, नीचे sin थीटा बैठा हुआ है। देखो एक बार ठीक से, ठीक है, एक सेकंड मैं देखता हूँ, ये माइनस में क्या बोल रहे हो तुम, cos स्क्वायर थीटा बैठा हुआ है, और यहाँ पर क्या बैठा हुआ है? अरे cos थीटा इसका भी तो निकलेगा, cos थीटा इसका भी तो निकलेगा, एक cos थीटा दूसरा cos थीटा, इसको sin स्क्वायर में करना चाह रहे हो, ठीक है, तो एक कोसेक का बन जाएगा और इसका, ठीक है। तो आपके पास निकल कर आएगा यहाँ पर sin स्क्वायर थीटा माइनस में 1, नीचे लगा हुआ है आपके पास sin थीटा, और नीचे लगा हुआ है यहाँ पर sin थीटा, ये तो कहना चाह रहे हो, ठीक है। ये और ये कट गए, sin थीटा माइनस में कोसेक थीटा आ गया, डायरेक्ट डायरेक्ट इंटीग्रेशन है, ठीक है। y की वैल्यू y इज इक्वल टू, एक सेकंड, यहाँ पर आ जाएगा मेरे पास cos थीटा माइनस में ln में कितना कोसेक थीटा माइनस में cot थीटा। अब लेकिन अब परेशानी क्या है कि ऑप्शन मिलाने के लिए आपको, ठीक है, वो सब दोबारा ट्रायंगल लगाना पड़ेगा, दोनों ही तरीके से होगा लेंदी। मुझे दिखाओ कि ऑप्शन में आ क्या रहा है, लॉग के अंदर क्या बैठा है, 1 प्लस अंडर रूट है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अच्छा अच्छा, ये लॉग के अंदर बैठा हुआ है। तुमने क्या बताया था, अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी ले लूं मैं, अच्छा, वो हो तो जाएगा लेकिन थोड़ा लेंदी पड़ रहा है, 1/2 अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर निकल कर आएगा माइनस में 2x dx, इसको क्या ले लिया जाए, dt ले लिया जाए, ठीक है, अच्छा। तो यहाँ पर क्या आएगा निकल के मेरे पास, dx की जो वैल्यू आएगी वो निकल कर आएगी माइनस में रूट टी, माइनस में टी डी टी, और नीचे लगा हुआ x, ठीक है। ये जब मैं पुट करूंगा तो नीचे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, और एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास टी स्क्वायर माइनस 1, एक्स स्क्वायर की वैल्यू 1 माइनस टी स्क्वायर आती है, तो नीचे आएगा 1 माइनस टी स्क्वायर, ऊपर बैठा हुआ माइनस में टी, नहीं उससे हो गया, उससे फिर उससे देखो प्रॉब्लम मैं बता रहा हूँ दिक्कत क्या है, उससे ये है कि ये आंसर जो निकल आया ना, इसके अंदर कोसेक थीटा कॉस थीटा की वैल्यू ट्रायंगल बना के डालनी पड़ेगी, बस निकालो फिर। हाँ वो बन गया 1/x, ठीक है ठीक है ठीक है। अरे एकदम वो भी बोला तुम भी बोला, हाँ मैं समझ गया तुम्हारी बात, अरे कोई मुश्किल थोड़ी है कि इसको निकालने में मुश्किल आएगी, कोई ट्रायंगल निकालने में कैसे मुश्किल आ जाएगी, मैं कह रहा हूँ कि शायद और आसान मिल जाए, मुश्किल थोड़ी है कि आपका अगर साइन थीटा की वैल्यू x है तो कोसेक थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/x आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे अरे तुम इंटेलिजेंट हो भाई, मैं नहीं हूं इतना कॉट थीटा की वैल्यू अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स आ जाएगी, ठीक आ गया, ठीक है, 1 माइनस अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, बिल्कुल आ गया सही, कोई तकलीफ की बात नहीं, हाँ लिख लो, ट्राइंगल बनाए कर लो। मैं दूसरा मेथड भी देख रहा था इंटीग्रेशन का, बाकी तो फिर सब इंटीग्रेशन पे आया था कि आपका इंटीग्रेशन कितना अच्छा है, ये तो बात हुई थी कि ये तो इंटीग्रेशन टेस्ट करवाता है। सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करनी थी 2019 आईआईटी, सोचो जेई एडवांस क्वेश्चन दे रहा है मल्टीपल क्रेडिट में, इतना आसान, क्या आपने टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट लगाकर, ठीक है। इस बात पे जरूर ध्यान देना कि पहले यहां पर x1 y1 क्यों लिया, अगर मैं पहले ही यहां पर xy ले लेता तो जब आप इक्वेशन लिखने जाते हैं ना यहां पर, तो ये भी y लिखा हुआ है और ये x लिखा हुआ है, कट के जीरो कर देते इसको, इसीलिए लिया गया कि हाँ है तो ये आर्बिट्ररी पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, लेकिन आज इसको दूसरा नाम देंगे, h k दे लो नाम, बहुत दिले तो, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि हम वो फॉर ईच पॉइंट p बोला गया है, फॉर ईच पॉइंट p अगर बोला गया है तो इसका मतलब ये वेरिएबल पॉइंट है, मतलब x1 y1 को जब मुझे जरूरत पड़ेगी तो xy रख दूंगा मैं, ये बात तो कई बार हो चुकी है। फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कॉन्सेप्ट लगा इसके अंदर, इतनी बात में क्लैरिटी है। हो गया भाई,
ये 2019 में आपसे पूछा गया था क्वेश्चन। ठीक है, तो यहां पर आपका डिफरेंशियल इक्वेशन का चैप्टर एंड हो गया। ठीक है, कैलकुलस खत्म हो गई हमारी। खुशी सबको कैलकुलस? अरे अभी वो दिन नहीं है, 12 जनवरी को कैलकुलस खत्म हो गया, क्या पार्टी होगी? पहले होनी चाहिए थी कैलकुलस। अच्छा, अरे ऑनलाइन वाले तो बहुत पीछे चल रहे हैं, अभी डिफरेंट चल, एरिया बचा है फिर उसका रेट डिफरेंट। अरे अब छे वीडियो पुट करवा दें। ठीक है, तो अब जो है स्टार्ट करेंगे वेक्टर। ठीक है, आज नहीं करेंगे, आज कर ही नहीं सकते। ठीक है, अब तो क्या टाइम बचा है वेक्टर। वेक्टर में देखो, जब शुरुआत होगी, ये क्वेश्चन जो है क्या कहते हैं, बात ये हो गई थी कि कल मत करिएगा सर, परसों का तो मैं क्वेश्चन ले आया, मैंने कहा चलो आईटी क्वेश्चन कर लेते हैं, नहीं तो वो तो आप खुद भी कर लेते। खैर, जो वेक्टर स्टार्ट होगा ना, इसके अंदर भाई पहली क्लास इतनी बेसिक लगेगी, मुझे चाहिए, मुझे नहीं पता तुम क्या पढ़ के आए हो। ठीक है, ठीक है, मुझे चाहिए ये बेसिक कि अगर मैं नोटेशन कुछ लगा रहा हूं और फिजिक्स के नोटेशन लगा रहे हो, मैथ्स के नोटेशन लगा, तकलीफ हो जाएगी। हाँ हाँ ठीक है, मर्जी है। ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बेस चलेगा, जो आता होगा उसमें ज्यादातर चीज आती होगी, लेकिन तब भी हम शुरुआत वहीं से करेंगे।